आज से 10 इयर्स या 20 इयर्स पहले ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि जो रोबोटिक जॉब्स हैं ये सबसे पहले रिप्लेस होने वाले हैं, और जो क्रिएटिव टास्क है, अरे ये तो बहुत क्रिएटिव है, ये तो रिप्लेस होगा। ये कंटेंट क्रिएशन का जो रियलाइजेशन है 21 में हुआ, उससे पहले एक और रियलाइजेशन हुआ था कॉलेज टाइम में कि मुझे I used to make lot of serious reels और कॉमेडी या फिर फालतू चीजें मैं इसलिए नहीं बनाता था बिकॉज ऑब्वियसली घर वालों का थोड़ा सा रहता था। मैंने उसका बस सोल्यूशन सिंपल सा ये निकाला, आई ब्लॉक्ड एवरीवन। अभी का जॉब मार्केट क्या चल रहा है आपके हिसाब से? एआई के आने के कारण ये हो रहा है या ये द जॉब मार्केट इज जस्ट गोइंग क्रेजी फॉर नो रीजन? बिकॉज इफ यू थिंक द एआई कैन डू एवरीथिंग देन जस्ट गेट दैट टूल। हाँ, एक्चुअली लगता है कि अब एआई तो सब कुछ कर सकता है तो क्या जरूरत है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली। जिसको जॉब नहीं मिल रही है वो स्टार्टअप खोल रहा है, और स्टार्टअप में हायर किसको करा? वही फ्रेशर को। हाउ डू यू थिंक एज ऑफ 2030 विल सस्टेन? Like what are they supposed to do? यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि कंपनीज को एक्चुअल में चाहिए कैसे एम्प्लॉइज। How much can you trust in AI on the information that it's passing? AI के आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या इमर्जिंग करियर क्या आया है? फ्यूचर में कहीं ना कहीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन वाली जो जॉब्स हैं, Can actually a person can build an entire company or a brand by just like single-handedly? हाँ, इट्स पॉसिबल। एक न्यूज आई थी ना, OpenAI was hiring a content strategist. Was it just a meme or was it like real? इंडियन कंपनीज का जो कल्चर है और जो बाहर के कंपनीज का जो कल्चर है, that has a massive difference. We have seen so many incidences. Deloitte में किसी ने suicide कर लिया. Why do you think it's only happening in India? Why is Indian culture always like that? वेलकम टू स्वीकृति टॉक्स पॉडकास्ट। अभी हमने कंटेंट क्रिएशन के बारे में काफ़ी बात कर लिया है ऑलरेडी, एंड मुझे अब आपसे पूछना है करियर के बारे में, यू नो, जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने आए थे। आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर लास्ट 4-5 इयर्स। तो लॉकडाउन के टाइम पे आई स्टार्टेड इट, एंड मुझे काफ़ी टाइम तो बस सोचने में ही चला गया, बिकॉज फर्स्ट टाइम जैसे आप कंटेंट क्रिएशन में जाते हो तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, थोड़ा सा शाइनेस रहती है कि किस पे टॉपिक बनाए। इतना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या टॉपिक बनाए। हमारा हाँ, तो चल ही रहा है। जो फेज अब जैसे आप में हो तो उससे वैसे ही फेज उस टाइम पे था, क्या बनाऊं, क्या नीश बनाऊं। ठीक है, ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी कि कुछ भी करना तो रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। तो ज्यादा एक्सप्लोरेशन वाला भी ऐसा कुछ था नहीं टाइम। तो आई स्टार्टेड बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस कंटेंट क्रिएशन आई ऑल्सो हैड एन ऑनलाइन इंग्लिश इंस्टीट्यूट एट दैट टाइम। हाँ, तो उस टाइम पे कोविड का टाइम था, स्टूडेंट्स वर फ्री, लॉट ऑफ पीपल वर फ्री, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट हाउसवाइफ्स, कॉर्पोरेट्स पीपल, और हर तरह के लोग फ्री थे, कुछ करने को नहीं था। तो उस टाइम पे आई हैड एन आइडिया कि लोग अभी खाली हैं और इंग्लिश क्लासेस, कम्युनिकेशन स्किल्स क्लासेस मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड फॉर्चुनेटली आई बीन इनटू अ वेरी प्रिविलेज जो कॉलेज है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, तो वहाँ से मेरे ग्रेजुएशन हुआ है। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट मुझे वो नॉलेज है या वो एक्सपीरियंस है, एंड आई कैन शेयर दैट, आई कैन शेयर माई कम्युनिकेशन स्किल्स टू पीपल। तो मैंने क्लासेस स्टार्ट करी और वहाँ पे लकीली काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन आया और बहुत सारे जो लोग जुड़ने लगे और क्लासेस होने लगी। फिर मैंने इसको नॉट एज अ टीचर देखा बट एज एन एंटरप्रेन्योर उसको स्केल करने का सोचा कि अब और भी टीचर्स हायर करता हूँ। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी खुद से ही। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग सीखी और एड्स रन किए, और वहाँ से जो स्टूडेंट्स भी आए, टीचर्स को भी हायर किया, फिर अपनी पूरी टीम बना ली। तो सब चीज़ें करी। ये सब कंटेंट क्रिएशन से पहले की चीज़ें हैं। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन इसके बाद किया? हाँ, कंटेंट क्रिएशन इसके बाद किया, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में मैं सोचता तो था हमेशा कि आई वांट टू स्टार्ट इट, बट कोई स्ट्रॉन्ग रीजन या पर्पस नहीं मिल रहा था कि क्यों। वो होना बहुत जरूरी है। That is true. हाँ, एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, पर्पस, अदरवाइज वो डिले होता रहता है, मतलब वो प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं कि ठीक है कल करेंगे, अभी मन नहीं है, या अभी कुछ स्ट्रॉन्ग तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है बताने के लिए, मैं कुछ क्या बताने के लिए नहीं है, या फिर ये तो ऑलरेडी सब कर रहे हैं, या फिर क्या हो जाएगा। तो जब मैंने इंग्लिश इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो अच्छा ग्रो कर गया, टीम भी बन गई, खूब सारे टीचर्स भी हो गए थे। लाइक आई हायर्ड अराउंड 20 टीचर्स, और बहुत सारे 400-500 बच्चे आते थे। अच्छा रेवेन्यू भी अच्छा हो रहा था। बट बाद में एक इशू आने लगा, एक ट्रस्ट इशू कहीं ना कहीं आने लगा, क्योंकि वो फीस पे कर रहे हैं। तो एक रहता है कि भाई आप, मतलब स्कैम्स भी हो रहे थे ऑनलाइन काफ़ी सारे, तो उनको था कि हम आपको क्यों पे करें, कहीं आप पैसे लेके भाग तो नहीं जाओगे। तो ये सब जब इश्यूज होने लगे और मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ गई कि अब मैंने 20-25 टीचर्स हायर कर लिए हैं, इनकी सैलरीज भी देनी है, और जो रेवेन्यू स्ट्रीम है दैट शुड बी कंसिस्टेंट एंड शुड कीप ऑन ग्रोइंग। तो अब ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए फिर मैंने सोचा कि क्या क्या किया जा सकता है। तो वहाँ से फिर मुझे आइडिया आया कि अब तो भाई उतरना पड़ेगा कंटेंट क्रिएशन में, कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर नहीं किया तो फिर ये जो शायद ना चले, कुछ टाइम बाद लोग छोड़ दें या फिर
सस्टेनेबिलिटी इश्यूज आने लगे। तो वहां से फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। ये आपने कब रियलाइज किया? ये मैंने रियलाइज किया था अराउंड इन द स्टार्टिंग ऑफ 21। या स्टिल यू रियलाइज्ड अर्ली। दैट वाज द पीक टाइम आई गेस। हाँ, दैट वाज द पीक टाइम। उस टाइम पे कोविड शुरू हुआ था और बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही थी, मतलब लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स कुछ महीनों में हो रहे थे एट दैट टाइम। हाउ डिड दैट इंफॉर्मेशन रीच यू कि यू नो आई शुड डू कंटेंट क्रिएशन? मतलब एक नहीं होता कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप आप बिजनेस स्कूल गए ना पढ़ने के लिए, उसके बाद आपने मतलब एंटरप्रेन्योरशिप तो चलो वहीं से आ रहा है आपका, बट देन कंटेंट क्रिएशन के बारे में मतलब यू वर जस्ट लुकिंग एट Instagram and Facebook and YouTube and then you understood, or there was somebody in your life who was already doing it, or your friends or your colleagues? No, none of my friends were into this field. In fact, वो तो typical, because I'm into business school, तो वहाँ पे वही KPMG and all big 4 companies और consultancy companies, तो सब उसी में place हो गए थे। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे कंटेंट क्रिएशन का जो रियलाइजेशन है 21 में हुआ, उससे पहले एक और रियलाइजेशन हुआ था कॉलेज टाइम में कि मुझे जॉब में नहीं जाना है। ओ भाई साहब, ये कैसे हुआ? ये बताओ। ये मुझे फाइनल ईयर में रियलाइज हो गया था, बिकॉज आई एम नॉट मेड इनटू दिस। उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज्यादा बूम था। एट दैट टाइम कंटेंट क्रिएशन वाज नॉट एट दैट इन इट्स पीक। उस टाइम पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स एंड ऐप डेवलपमेंट, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बूम था और वो कहीं ना कहीं मेरे इंस्पिरेशन था, बिकॉज आई वाज यूजिंग सो मेनी ऐप्स। तो मुझे था अंदर से कीड़ा कि मुझे कोई ऐप बनाना है या कुछ। वाज इट लाइक योर बिजनेस स्कूल दैट गॉट यू इनटू कि मुझे जॉब नहीं करना, एंटरप्रेन्योरशिप में निकलना है? बिजनेस स्कूल में ऑब्वियसली दे वर इंकरेजिंग एंड ऑल द एनवायरनमेंट वाज इनटू दिस ओनली कि आपको किसी तरह से एक अच्छी जॉब करनी है एनालिस्ट की। ठीक है, बट लाइक आई वाज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। मैं ट्रिगर पॉइंट जानना चाहूँ, कैसे समझ आया कि नहीं यार जॉब नहीं करूंगा? ट्रिगर पॉइंट यही था, कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी उस तरह की थी कि मुझे I will not work under somebody। आई विल नॉट वर्क अंडर समबडी। और मुझे खुद में ना बहुत पोटेंशियल दिखता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ और बहुत ज्यादा मतलब अडेप्टेबल हूँ, नई नई चीजें सीखने में, रिसर्च करने में मजा आता है। तो वो सारी क्वालिटीज जब मैंने खुद की फिगर आउट करी तो मुझे लगा कि मेरे लिए मतलब कुछ ऐसे स्टार्टअप करना, कुछ ऐप बनाना वो ज्यादा सही रहेगा। हालांकि वहाँ पे भी काफ़ी गलतियाँ करी थी क्योंकि ऑब्वियसली एज कम थी और फर्स्ट टाइम किया था, पर धीरे धीरे फिर इवॉल्व किए और अडेप्ट किया और वो सब चीज़ें करी। फिर इंग्लिश इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पे। फिर उसके बाद जब वहाँ पे चैलेंजेस आने लगे और क्रेडिबिलिटी इश्यूज होने लगा, फिर मैं कंटेंट क्रिएशन में आया। और कंटेंट क्रिएशन में पहले मैं काफ़ी ज़्यादा एजुकेटिव और सीरियस टाइप की रील्स ज़्यादा बनाता था इन द स्टार्टिंग। फिर क्योंकि और उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज थे, बिकॉज जैसे आपने बोला ना कि आपको थोड़ा सा और पर्सनल ट्रिगर पॉइंट्स जानने हैं। तो कंटेंट क्रिएशन में भी और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि उस टाइम पे आई यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ सीरियस रील्स और कॉमेडी या फिर फालतू चीज़ें मैं इसलिए नहीं बनाता था बिकॉज ऑब्वियसली घर वालों का थोड़ा सा रहता था हाँ कि क्या कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली मेरे फैमिली बैकग्राउंड में या इवन दूर दूर तक कोई नहीं था मतलब कंटेंट क्रिएशन में। इट वाज समथिंग व्हिच वाज बॉर्न नाउ और काफ़ी मतलब रिस्की जजमेंटल टाइप की चीज़ थी। ठीक है, तो इन दैट केस आई वॉज वेरी मच कॉशियस कि मुझे कौन कैसे देखेगा, रिलेटिव्स देख के क्या रिएक्ट करेंगे, फ्रेंड्स देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बिकॉज बिकॉज हमारी एक सेट इमेज होती है हमारे फैमिली में या बैकग्राउंड में या फ्रेंड सर्कल में, तो हम कुछ हटके कर रहे हैं ना, थोड़ा सा माइंड में एक क्लैश है, एक वो रहता है डिसोनेंस। ठीक है, तो मैंने उसका बस सोल्यूशन सिंपल से ये निकाला, आई ब्लॉक्ड एवरीवन। That's a good one। मुझे ब्लॉक कर दो सबको। तो जिसको मैं जानता था आई ब्लॉक्ड एवरीवन इंक्लूडिंग माई फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, और मेरा बस पर्सनल रूम था, वहाँ पे एक मैंने कैमरा ले लिया था और अपना बस ट्राइपॉड से अपना चुपचाप अपना बनाता रहता था। ठीक है, कैमरा से ही बनाना शुरू किया था आपने? हाँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने अच्छी करी थी कि मुझे पता लग गया था कि देखो क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो बिकॉज आई यूज्ड टू फॉलो लॉट ऑफ टेक क्रिएटर्स, उनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती थी, तो उनसे थोड़ा सा सीख लिया था कि अच्छा इस तरह से सेटअप करना है। तो मैंने एक कैमरा परचेज कर लिया था और फिर माइक वगैरह परचेज करके घर पे ही आई स्टार्टेड इट एंड लेटर ऑन देन आई बॉट एन आईफोन। तो फिर वो उससे भी फिर मैंने शुरू किया था कंटेंट क्रिएशन। तो ऐसे आई थिंक यू गॉट द रियलाइजेशन रियली क्विक। आई मीन बहुत सारे लोगों को ये पता होता है दे कैन नॉट वर्क अंडर एनीबॉडी, आई एम आल्सो वन ऑफ देम, बट देयर इज ऑलवेज द सोसाइटल प्रेशर ना कि आप किसी जॉब पे स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। लाइक मुझे मेरे पीयर ग्रुप से मुझे ये लगता था कि एवरीबॉडी इज लाइक कि तुम स्टेबल नहीं हो पाते, बिकॉज आई आल्सो डिड नॉट हैव दैट माइंडसेट कि मुझे
एक तो अंडर वाली भी चीज नहीं होती, you don't find the right workplace to work in, and I think it's the same scenario till now, till the day, like अगर 5 साल में, अगर 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग, 2025 में भी the workplace hasn't differed anyway, and I think you made the right decision. That's how you are doing great right now. तो उसी से मेरे को ये समझ आता है कि अभी का जॉब मार्केट क्या चल रहा है आपके हिसाब से, व्हाट इज द करंट सिनेरियो? मैं तो अपना व्यू बताऊंगी, बट उसके पहले लाइक आई वांट टू नो फ्रॉम योर एंगल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट जॉब मार्केट? तो जो अभी का जो जॉब मार्केट है और जो उस टाइम पे था, तो दैट इज लाइक क्वाइट डिफरेंट. काफी बहुत सारी चीजें जो बदल चुकी हैं. उस टाइम पे इट वाज क्वाइट स्टेबल और बहुत ज्यादा हाइक्स होती थी, बहुत ज्यादा जॉब सिक्योरिटी होती थी, बहुत ज्यादा एक वर्क लाइफ बैलेंस ही मेंटेन रहता था, और पर्क्स बहुत सारे थे कहीं ना कहीं. और जो कंपनीज हैं दे वर सो ईगर एंड इंटरेस्टेड इन हायरिंग न्यू फ्रेश टैलेंट, और अच्छा खासा ना उनको सब कुछ फैसिलिटीज मिलती थी. बट अब बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हर साल 10 लाख 15 लाख ना इंजीनियर्स की सप्लाई आ रही है, तो उतनी मार्केट में डिमांड नहीं है उस चीज़ को केटर करने के लिए. इसलिए जैसे आप हर बार देखते हो कि जैसी जो फ्रेशर्स की सैलरी 10 साल पहले थी वही आज है, तो दैट इज सिमिलर. तो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं जो जॉब मार्केट में, जो पहले नहीं थे और अब हैं. और अब AI के आने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, और काफ़ी जो भी चीज़ें जो रेपिटेटिव हैं या फिर जिनमें बहुत ही मतलब रूल बेस्ड हैं या रूटीन बेस्ड हैं, तो धीरे धीरे वो भी रिप्लेस हो रही हैं. काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं देख पा रहे या उस पर अडेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वो रिप्लेस हो जा रहे हैं. डू यू रियली थिंक सो कि अडेप्शन ही एक रीजन है कि लोग अडेप्ट नहीं कर पा रहे? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी MNCs हैं वो लोग मतलब हायर भी कर रही हैं और फायर भी कर रही हैं. ये पहले भी होता था, मानते हैं, लेकिन अब का जॉब मार्केट मतलब इट्स नॉट लुकिंग इजी. इवन इफ यू सी लिंक्डइन पे कोई एक रोल के लिए अगर आएगा तो उसमें वो वीडियो एडिटर के साथ वीडियो मोशन ग्राफिक डिजाइनर वीडियो एडिटर तो चाहिए, बट शूट करने वाला भी चाहिए. लाइक एक जॉब रोल में उनको 5 एट्रीब्यूट्स चाहिए, 5 स्किल चाहिए. हाँ, सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि AI के आने के कारण ये हो रहा है, या ये the job market is just going crazy for no reason. Because if you think the AI can do everything, then get that tool. पर हाँ एक्चुअली लगता है कि अब AI तो सब कुछ कर सकता है, तो क्या जरूरत है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली. और जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, इसके कई सारे रीजंस हैं. सबसे पहला रीजन तो इसमें ये है, जो फ्रेशर्स हैं, जब पहले क्या होता था, पहले का बता देता हूँ. पहले क्या होता था कि परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे फायरिंग होती थी और हायरिंग होती थी, कि जिसका खराब परफॉर्मेंस है उसको फायर किया, और जो हम हायर कर रहे हैं तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट टैलेंट आए, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक रहता था फायर हायर. अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कॉस्ट के बेसिस पे. जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, आज के डेट में जो कौन ज़्यादा फायर हो रहे हैं, अगर आप डेटा उठाओगे तो आप देखोगे जो मिड लेवल के जो हैं मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, या जो मिड या सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, वो फायर हो रहे हैं. और क्यों फायर हो रहे हैं? क्योंकि उनकी जो सैलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं. ठीक है, सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, वो फर्स्ट रीज़न वो है. सेकेंड रीज़न इसमें ये है कि वो उतने ज़्यादा एजाइल या अडेप्टेबल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं अपनी अप्रोच को लेकर के, AI से इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है इतना ज़्यादा. तो हालांकि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं है वो, जो नए जो टूल्स आ रहे हैं या AI के टूल्स आ रहे हैं. तो वहाँ पे तो इन सारे रीजंस की वजह से कंपनी के लिए, स्पेशली जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, उनके लिए जो कॉस्ट फैक्टर होता है एम्प्लॉयज़ का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से ही उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है. राइट. सो बिकॉज ऑफ दोज रीजंस जो मिड लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे एक्ट एज अ बर्डन टू द कंपनी, तो वो कहीं ना कहीं फायर हो रहे हैं. और ये काफी ज्यादा देखा जाए तो डिप्रेसिंग भी है. बट मतलब दो चीजें बोली, एक तो वो कॉस्ट वाली चीज बोल रहे हो, और एक बोल रहे हो कि मतलब वो लोग अडेप्ट नहीं कर पा रहे तो उनको फायर कर रहे हैं. मेरे को ये चीज समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि मतलब अडेप्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या आपको ये लग रहा है कि जेनजीज अडेप्ट कर पा रहे हैं तो उनको हायर करो, या सिर्फ जेनजीज पैसा कम लेंगे क्योंकि अभी वो शुरुआत कर रहे हैं,
इंटर्न, दोनों रीजंस है ना, दोनों ही है। हाँ, अब जैसे आप जैसे कोई कंपनी फ्रेश टैलेंट अगर हायर कर रही है तो दोनों फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। जो फ्रेशर्स आ रहा है, एक तो वो कम सैलरी पे लेकर आ रहा है, और दूसरा वो ज्यादा टेक सेवी होगा, एआई टूल्स से ज्यादा वो फेमिलियर होगा। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं। एंड आई थिंक ये चीज, ये जो जॉब मार्केट अभी बहुत ही बुरा स्टेज चल रहा है मुझे जो लग रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज द एमएनसीज आर फायरिंग द जो मिड लेवल के लोग हैं उनकी सैलरी इतनी ज्यादा हो गई क्योंकि उन्होंने तो 3-4 साल दे दिए कंपनी को, एंड नाउ कंपनी इज थ्रोइंग देम आउटसाइड बिकॉज दे हैव हेवी सैलरी। दूसरी चीज है कि अब जिसको जॉब नहीं मिल रही है वो स्टार्टअप खोल रहा है, और स्टार्टअप में हायर किसको करा, वही फ्रेशर को। मतलब ये क्या, ये ऐसी लूप चल रही है ये, एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कंपनी एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए हायर करे। नाउ एवरीबडी वांट्स एवरीथिंग, सो द सिनेरियो इज क्वाइट डिफिकल्ट। Like, how do you think anybody of, age of 20-30 will sustain? Like, people who are not Gen Z, millennials or boomers, how are they going to sustain in this market? What are they supposed to do? तो सिचुएशन ऑब्वियसली काफ़ी डिफिकल्ट है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले जो था, जैसे आपने देखा होगा कि बेंच पे पड़े रहते थे 6 महीने तक, और बड़े-बड़े कंपनीज में होता था ये, टीसीएस में, इन्फोसिस में, और उनको फिर भी फायर नहीं होते थे। कंपनी बोलती थी कोई, और सैलरी भी मिल रही है उनको, और 6 महीने हो गए हैं, उनको खुद को लगता था कि यार हमें तो कुछ काम दे दो, कुछ ग्रो कर जाए, फ्री के पैसे, मतलब ठीक है। अब धीरे धीरे जो है चेंजेस हो रहे हैं। अब जो 6 महीने से वो 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ हो गया है, और बिना किसी रीजन के फायर हो रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। Where do you think we are going? हाँ, तो अब जो है, जो कंपनीज हैं, तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि कंपनीज को एक्चुअल में चाहिए कैसे एम्प्लॉयज़, तो समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह के लोगों को या किस तरह के एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, और कौन से एम्प्लॉयज़ उनके लिए बर्डन से लग रहे हैं या किसको फायर कर रहे हैं। तो वो अगर क्लियर हो गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि एज अ फ्रेशर, इफ़ यू आर समवन हु इज ऑफ 22 years or 23 years, like what sort of qualities you need to have in yourself so that recruiters or senior managers, they appreciate you or they value you, so that you are not that much replaceable. So अभी के टाइम पे आपको क्या लगता है, what are those skills that are something that, हाँ, फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं। जो पहले के टाइम पे जो टेक्निकल स्किल्स होती थी, जो हार्ड टेक्निकल स्किल्स, उनकी वैल्यू ज्यादा होती थी कहीं ना कहीं। थोड़ा सा अगर हम 10 years बैक जाएं, या कोडिंग एंड आईटी जॉब्स वो वैल्यूएबल, हाँ, कि हार्ड कोडिंग आपको आती है और बस आप थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे देते हो, हाँ, तो बस बाकी उसको कैसे प्रेजेंट करना है या क्या करना है उसके लिए अलग लोग होते थे। आप आईटी, आई एम नॉट इनटू आईटी, बट आई एम सब फ्यू फ्रेंड्स, तो उनसे बातचीत करके मुझे मतलब पूरा सिनेरियो पता लगा। तो पहले ऐसा होता था। अब क्या है कि अब जो कंपनीज, अब जैसे आपने बताया कि एक ही एम्प्लॉय चाहिए और उससे वो सब कुछ A to Z सब चाहते हैं। अगर कोई वीडियो एडिटर है तो चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड भी कर ले, कैमरा भी हैंडल कर ले, लाइटिंग भी देख ले, और फिर वो जो है ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर ले, और फिर और अगर टाइम बचता है स्क्रिप्टिंग भी कर ले और अगर कंटेंट क्रिएटर नहीं आया तो तू बैठ जा भाई। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन। This was not an exaggeration. People would want to do this. Yeah, like they're like content भी आता है बनाने, ये भी कर लो। हाँ, तो बहुत ही ज्यादा मल्टी फेसेट रोल्स के लिए हायर किया जा रहा है कहीं ना कहीं। और अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे व्यूज़ होंगे वो उस फील्ड में जाना चाहेंगे, तो उसमें वो चाह रहे हैं कि वो कोडिंग भी कर लें, उसको टेस्ट भी कर लें, और फिर उसको डिप्लॉय भी कर लें, फिर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम कर लें कि हाँ सब डेडलाइंस खुद से, कोई ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, खुद ही सब डेडलाइन, खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड, और फिर क्लाइंट को वो एक्सप्लेन भी कर लें, कम्युनिकेट भी कर लें कि ये फीचर्स पे काम किया है। तो जनरली स्टार्टअप्स में इस तरह के रोल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियसली बिग एमएनसीज से पहले तो सिर्फ स्टार्टअप में ही ऐसा होता था कि यू शुड बी जैक ऑफ ऑल, या बट नाउ यू सी कि एमएनसीज में भी यही, उनको भी यही चाहिए। मतलब एमएनसीज में जनरली देखा जाए तो जो सर्विस बेस में थोड़ा कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि अच्छा इसको ये आता है तो उसको प्रोजेक्ट मिलता है। जो सर्विस बेस कंपनीज हैं तो उसके हिसाब से वो हो जाता है, तो उतना ज्यादा वहाँ पे नहीं चाहिए। हाँ, चेंजेस कमिंग देयर बट ग्रेजुअल। सबसे ज्यादा अगर प्रोमिनेंट चेंज आ रहा है तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे थिंग्स आर चेंजिंग एवरी मंथ। तो आज वो जिस टूल पे काम कर रहे हैं वो फिर नहीं कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद कोई और टूल पे काम कर रहे हैं, कोई और नया टूल आ गया, है, और कोई और नया क्लाइंट आ गया, तो वहाँ पे बहुत नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। इसीलिए जो हायरिंग हो रही है
वो इस बेसिस पे नहीं हो रही है कि आपको टेक्निकली आप कितने ज़्यादा साउंड हो या फिर कितने टूल्स आते हैं. बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स आ गए हैं विच आर मोर रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी, योर यू कैन से कम्युनिकेशन स्किल्स, योर सॉफ्ट स्किल्स, या फिर हाउ अजाइल यू आर और हाउ अडेप्टेबल यू आर. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आ रही हैं. सो अकॉर्डिंग टू यू अभी के टाइम पर अगर किसी को हायर होना हो अच्छी कंपनी में, तो व्हाट आर द स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड? तो इसका एक सेट फ्रेमवर्क मैंने कहीं ना कहीं बनाया है और उसका यही रहता है कि आप कोई सी भी फील्ड में जा रहे हो तो 3 चीज़ें में आपको करना है. पहला आपका एक डोमेन नॉलेज, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ यू गोइंग टू फाइनेंस, तो फाइनेंस का जो भी डोमेन नॉलेज है वो स्ट्रांग होना चाहिए. वो आप ऑब्वियसली अपने कॉलेज या कोई भी कोर्सेज करोगे तो वहाँ से आप सारा गैदर करोगे, जो भी प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप्स कर रहे हो. दूसरा आपको वहाँ पे टेक्निकल जो टेक फ्लुएंसी होनी चाहिए. टेक फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, कुछ आना चाहिए. टेक फ्लुएंसी का मतलब जो सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म या टूल्स यूज होते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन में. फॉर एग्जांपल इन फाइनेंस जो भी यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए पावर बीआई यूज हो रहा है या एक्सेल यूज हो रहा है, तो वो आपको आना चाहिए अच्छे से. और तीसरा क्या है, कम्युनिकेशन, कि आपको जो भी आप यूज कर रहे हो टूल, उस वहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है उसको कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो. तो अगर ये 3 चीज़ें आ रही हैं तो ये हर एक फील्ड में एप्लीकेबल है, वेदर इट्स फाइनेंस और एचआर और मार्केटिंग और आईटी, डेटा साइंस, हर एक फील्ड में एप्लीकेबल है. इस तरह से आपको करना है. आपको बहुत ज़्यादा जो है डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. इन 3 चीज़ों को भी एज अ फ्रेशर या एज अ लाइक 1 or 2 year एक्सपीरियंस एम्प्लॉय आपने कर लिया, पर बराबर इंपॉर्टेंस दिया. अदरवाइज लोग गलती क्या करते हैं कि वो डोमेन नॉलेज में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि उनको टेक फ्लुएंसी नहीं आती या फिर उनको कम्युनिकेशन स्किल्स उनके वीक होते हैं. तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. या फिर वो कम्युनिकेशन में तो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत घंटों तक बात कर सकते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक हैं, बहुत स्वीट हैं, लेकिन उनको कुछ पता है, डोमेन नॉलेज ही नहीं है, या फिर उनको टूल्स के बारे में भी डेप्थ में नहीं पता. तो ये तीनों चीजों पे आपको इक्वली वर्क करना है, तब जाकर के आप एक अच्छे ओवरऑल बैलेंस्ड हायर या एक capable कैंडिडेट बन पाओगे. which is very basic what you said, but it's also true. Yeah. And I think that's the requirement of today. Yeah, this is something which is quite basic. मतलब बहुत obvious लगता है कि होना चाहिए, मतलब सॉफ्ट भी हार्ड भी, लेकिन लोग इतना ही नहीं कर पाते. वो एक चीज में बहुत ज्यादा डेप्थ में Because we have never been taught like that, no? पहले हायरिंग जो होती थी कि अच्छा तुम्हें वीडियो बनाना आता है, अच्छा शी इज प्रेजेंटेबल, शी कैन डू दैट, अरे उसकी आवाज अच्छी है, ये पॉडकास्ट कर लो, ऑडियो पॉडकास्ट कर लो. तो पहले एक ही चीज में इम्पोर्टेंस अच्छा होना भी आपको जॉब मिल सकती थी या आप इजीली उस चीज में काम कर सकते थे. नाउ इवन इफ यू वांट टू क्रिएट अ कंटेंट, यू नीड टू नो द ओवरऑल थिंग, लाइक यू नीड टू नो हाउ टू सेट अप द लाइटिंग, कैमरा, खुद से सब चीज करना आना चाहिए. तो आई थिंक वैसा ही अब हो गया है जॉब सिनेरियो भी, कि अगर आप किसी चीज में जा रहे हो तो एक ओवरऑल 360 डिग्री आपको चीजें पता होनी चाहिए. ओवरऑल 360 या एक होलिस्टिक व्यू इस तरह से आपको. हाँ, आपने 3 चीजों में उसको बांटा कि डोमेन का नॉलेज, टूल्स और कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन तो आई थिंक आज हर जगह ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अरे मैं ये भी नोटिस करती हूँ कि जितने लोग, मतलब चाहे आप उसको पॉलिटिक्स बोलो या ऐसे यू नो लिकिंग समबडीज एस एंड जस्ट रीचिंग समवेयर व्हाटएवर, बट दोस पीपल नो हाउ टू प्रेजेंट देयर वर्क. दैट आल्सो कम्स इन द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन वेयर यू आर विजुअली कम्युनिकेटिंग, राइट? वो बहुत पावरफुल होता है. तो अल्टीमेटली जो लोग कॉर्पोरेट लैडर बहुत इजीली आगे चढ़ जाते हैं, या फिर जो लोग बहुत थोड़ा, चाहे वो पॉलिटिक्स में बोलो या फिर डिप्लोमेसी बोलो, पर वो भी कहीं ना कहीं एक स्किल होती है. आप अपनी बात को कैसे रखते हो, भले ही आप जो कह रहे हो मे बी इट मे नॉट बी एथिकली साउंड, पर आपने उसको इस तरह से प्रेजेंट किया कि सब एग्री कर गए. तो वो कैपेबिलिटी भी सब में नहीं होती है. कुछ लोग ना मतलब सही होकर के भी गलत हो जाते हैं, कि उन्हें बोलना नहीं आता, उन्हें बोलना नहीं आता. तो वो चीज है. और ये चीज जैसे रियलिटी शोज आते हैं, बिग बॉस, वहाँ देखते हैं. बिग बॉस की तो बात मत करो, देखते हो क्या आप? नहीं, मतलब ऐसे रील्स वगैरह में स्क्रॉल करते देख लिया. मैंने आज तक एक भी एपिसोड पूरा बैठ के नहीं देखा, बस थोड़ा बहुत. हाँ, बस थोड़ा बहुत जैसे रील्स में या कभी कुछ ऐसे. बट दे आर आल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब, मतलब दे गेट लाइक क्विक फेम. हाँ, क्विक फेम वहाँ पे मिल जाता है कहीं ना कहीं. और वो देख करके हम एटलीस्ट थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी न्यूएंसेस पता लग जाते हैं. अच्छा, इस तरह से लोग मैनिपुलेट करते हैं या फिर पॉलिटिक्स करते हैं. आई थिंक जब आप जॉब फील्ड में एंटर करते हो, आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर ऑल द फ्रेशर्स आल्सो, यू डोंट नो कि आपको कितने डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे. आप दुनिया को मे बी स्ट्रेट देख रहे होगे, बट देयर आर अदर पीपल हु नो
how to run everything. So वो भी एक है, I think वो एक बहुत important skill है जो I think is important to reach in job. एक तो मतलब ये तो आपने बता ही दिया कि क्या क्या चीज़ें important होती हैं on to get a job, but this is also something very crucial for anybody. So AI के बारे में अगर हम लोग बात करें तो What do you think, like अभी जैसे जो स्टेज चल रहा है, पहले एक टाइम था जब चैट जीपीटी आया था, ठीक है, एंड पीपल वर लाइक कि हाँ राइटर्स वर लाइक कि हमें थोड़ी ना रिप्लेस कर देगा कौन, मतलब वी आर ह्यूमंस आर बेटर देन चैट जीपीटी, एआई से बेटर है कंटेंट राइटर्स, ये वो नाउ यू सी, मतलब सबसे पहले वही हो गए और there were so many predictions about AI, that it's not going to replace humans. Actually बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, आज से 10 years या 20 years पहले ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि जो रोबोटिक जॉब्स हैं, जैसे फैक्ट्री के लेबर्स या वर्कर्स, ये सबसे पहले रिप्लेस होने वाले हैं, और जो क्रिएटिव टास्क है, अरे ये तो बहुत क्रिएटिव है, ये तो रिप्लेस होगा, लेकिन सबसे पहले क्रिएटिव ही रिप्लेस हुआ। और ये जो रोबोटिक टास्क हैं, चाहे वो प्लम्बर्स हो चाहे वो लेबर्स हो, ये अभी मतलब बहुत टाइम बाद ही रिप्लेस होगा वो। Are we gonna be the next America? हो सकता है, यहाँ पर भी प्लम्बर्स को ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे आईटी वालों से। क्योंकि मुझे जिस हिसाब से चीजें बढ़ रही हैं, डेटा जो शो कर रहा है वो यही कर रहा है कि these jobs are more secure and have a better future, जो भी ब्लू कॉलर जॉब्स। बट इंडिया में तो अच्छी नजरों से देखा नहीं जाता ब्लू कॉलर जॉब्स को। हाँ, बिकॉज बट यू नेवर नो एंड ऑब्वियसली जो देखा नहीं जाता उसका अगर थोड़ा सा लॉजिकल रीजन दें तो कल्चरल हिस्ट्री जो रही है, या फिर जो सब पॉपुलेशन रही है इतना ज्यादा, तो उसकी वजह से। बट आई वुड स्टिल से यू नेवर नो, बिकॉज वी नेवर न्यू कि एआई इज गोइंग टू बी सो inclusive of everything. I think more than Google, I use ChatGPT now to have like a basic, but that's just basic that I'm talking about. I think कुछ एक साल पहले ऐसा हो रहा था ना, that ChatGPT was taking over and people were still like no they can't replace human employment and all that, but what you see is a completely changed scenario now. So आपको क्या लगता है कितने और हद तक adaptation होगा AI का? क्या actually humans, more and more humans and employees will be replaced? What do you think? How will AI, So AI को लेकर के मैं इतना पेसिमिस्ट नहीं हूँ जितना लोग शो कर रहे हैं कि सबको रिप्लेस कर देगा या बहुत ज़्यादा वो रहेगा, क्योंकि उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा एक एथिकल गाइडलाइंस या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी हो रही हैं, बहुत सारे नॉर्म्स आ रहे हैं जो गवर्नमेंट्स हैं या जो टॉप जो टेक जाइंट्स हैं, तो उस चीज़ पे भी वो टेक केयर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला जो एस्पेक्ट। दूसरी बात यहाँ पे ये है, जो AI है वो चाहे अभी की बात हो चाहे वो 5 साल बाद की बात हो, वो ऐसे पागलों की तरह रिप्लेस नहीं करने वाला। मतलब सब कुछ बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से होगा और वो कुछ टास्क कर देगा रिप्लेस, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिप्लेस नहीं होंगी बहुत आगे टाइम तक, चाहे वो जो है ह्यूमन एम्पैथी की शो करने की बात हो, जैसे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे रोल्स होंगे जहाँ पे हमें ह्यूमन एम्पैथी शो करना है, या फिर हमें क्लाइंट से कनेक्शन बनाना है, या फिर हमें थोड़ा स्ट्रेटेजिक रोल्स की ज़रूरत है, या फिर हम देखना चाहते हैं कि अलग अलग फील्ड्स में कोलैबोरेटिवली चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, तो उन सब चीज़ों में AI रिप्लेस नहीं करने वाला, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और वहाँ पे होगा क्या कि आज की डेट में चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे मिड लेवल हो, चाहे वो सीनियर हो चाहे CEO, कोई भी हो, सब AI को यूज़ कर रहे हैं, सब AI को यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट मैनेजर है तो वो भी AI को यूज़ कर रहा है। पहले उसको हर चीज़ में बहुत डिटेल में करनी पड़ती थी, उसको रिसर्च खुद से सारा करना पड़ता था, खुद से ही सब कुछ एनालाइज करना पड़ता था। मान लो मतलब उसका काम पहले फॉर एग्जांपल 100x था, तो आज AI की वजह से उसका काम फॉर एग्जांपल 10x हो गया है, 5x हो गया, मतलब बहुत कम। बट उससे आपको ये नहीं लग रहा कि द एम्प्लॉय जितनी जरूरत थी, जितने लोगों की जरूरत थी, वो तो कम हो गई है ना? हाँ, लोगों की जो ज़रूरत है वो कम हो गई है, तो इसलिए ले-ऑफ्स भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी नई फील्ड्स भी हैं, वो भी आ रही हैं, इमर्ज हो रही हैं। जैसे डेटा साइंस है, आज से 5 साल या 10 साल पहले नहीं थी, इतना ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट नहीं थी, इतना ज़्यादा मतलब उतना वास्ट फील्ड नहीं थी। आज की डेट में डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स और ML इंजीनियर्स या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, तो ये सारी फील्ड्स पहले इतनी नहीं थी,
अभी भी उतनी नहीं है, आने वाले टाइम में इनका स्कोप और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जो हायरिंग है वो यहाँ पे ज़्यादा होने वाली है कंपेयर टू सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वाला फील्ड है, हाँ वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो कोडिंग है वो तो हार्ड कोड तो रहेगा, मतलब वो हार्ड कोड कोडर्स तो रहेंगे, उनकी ज़रूरत रहेगी, वरना वो ख़त्म हो गया तो फिर कौन काम करेगा उन पे, राइट। पर वो हाँ थोड़ा डिक्लाइन में या एक स्टैग्नेंट है। बट कोडिंग के लिए भी तो मैं देख रही हूँ कि अब नो कोड एप्स बन रहे हैं, मतलब अब कोडिंग की भी तो आवश्यकता खत्म ही हो रही है लग रहा है मुझे। कोडिंग की जैसे सिंपल कोडिंग होती है, जैसे फ्रेशर्स जो पहले कंपनीज एक्सपेक्ट करती थी कि हाँ ठीक है आप सिंपल कुछ कोड कर दो, ये सिंपल वेबसाइट बना दो, तो वो वाला कहीं ना कहीं रिप्लेस हो रहा है। बट जो एप्स हम यूज़ कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, जैसे हम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, ये इतने कॉम्प्लेक्स एप्स हैं, तो अभी ये थोड़ा इनको बना सकता है, उस पर तो प्रॉपर पीछे काम प्रॉपर लोग लगे हुए हैं, वो डीबग्स gradual advancement is happening, yeah, and the advancement that I am seeing is quick, because why I say so, there was a narrative कि ChatGPT ही है, nothing is gonna change, but I can see the change. Yeah, people like you who are not into jobs cannot see that, okay? I still have a job. और एक और चीज़ मैं बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कोडर हो, फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, या फिर आप डेटा एनालिस्ट हो, या फिर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो आने वाले टाइम में होगा क्या कि आप मतलब एक प्रॉम्प्ट डाल के या एक क्लिक पे कोड वोड जनरेट कर दोगे, सब कुछ जनरेट कर दोगे। आपका जो मेन काम रह जाएगा वो ये रह जाएगा कि मतलब जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं कि इससे क्या करवाना है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, और उस चीज़ को फिर बाकी स्टेक होल्डर्स को कैसे समझाना है, और बाकी जो लोग टीम जिस चीज़ पे काम कर रही है उसको कैसे कोलैबोरेटिवली करना है, तो ये सारे स्किल सेट्स बढ़ जाएंगे। तो जो एक टिपिकल सॉफ्टवेयर डेवलपर जो आज सिर्फ कोड लिख रहा है, वो चीज़ ना लिख करके बस उसका एक डोमेन नॉलेज रहेगा, ताकि कुछ बग्स आते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सके, पर उसका मेनली स्ट्रेटेजिक काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये चीज़ ना हर एक डोमेन में शिफ्ट होने वाली है। जैसे जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है, पहले क्या करते थे, बस कुछ मॉडल्स तैयार किए, बस कुछ नंबर्स डाले और उनको मिल गया, तो अब तो ये वाला काम सर एआई कर रहा है। वो इवन उनको पूरा फाइनल वो भी बता रहा है कि ये हाँ पूरा कि ये स्टॉक बेटर है, इसमें डाल दो, या फिर ये जो कर लो। लेकिन अब उनको अब और हायर लेवल पे जाना है, फिर स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाना है, तो अब स्ट्रेटेजिक जो डिसीजंस हैं या कोलैबोरेटिव जो टीम वर्क है, इनकी वैल्यू बढ़ गई है, तो आपके अंदर वो होना चाहिए, बस ये है। सो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशंस, हाँ, और अपने डोमेन का नॉलेज, ये भी स्टिल मैटर करेगा। और टेक फ्लुएंसी या सॉफ्टवेयर टूल्स को आप अच्छे से समझ रहे हो, तो ये बट मतलब इफ नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट आईटी, देन आल्सो मार्केटिंग वाले में भी आप बोल रहे हो कि डोमेन नॉलेज बट विद स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड ये सब। हाँ, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, वहाँ पे भी आपको टेक फ्लुएंसी होनी चाहिए। टेक फ्लुएंसी नॉट इन द कोडिंग सेंस, बट इन द सेंस ऑफ कि वहाँ पे एसईओ टूल्स या जो भी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स के स्पॉन्सर्ड एड जो भी टूल्स यूज होते हैं, जो भी एनालिटिक्स के, वो सारे आने चाहिए जो भी मार्केट में लेटेस्ट हैं, क्योंकि वो आपको एज देंगे। जब वो रेज्यूमे वो सब मेंशन करोगे और वही उसी टूल्स पे जो कंपनीज भी काम कर रही हैं, तो दे विल गेट इम्प्रेस्ड कि हाँ इसको तो ऑलरेडी आता है, इसको ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, है ना। अभी तो जैसे आपने ये सब बोला, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैं भूल ना जाऊँ। अच्छा, ये मतलब ठीक है एडवांसमेंट हो रहा है, बट हाउ मच कैन यू ट्रस्ट इन एआई ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इट्स पासिंग करंटली? Can you like? So that's why उसकी अभी भी ह्यूमंस की रेलेवेंसी ज़्यादा इसीलिए क्योंकि एआई इतना भी एक्यूरेट नहीं है। हालांकि जो कंपनीज हैं, जो टेक जाइंट्स हैं, जो भी एआई के जो स्टार्टअप्स ओपन एआई वगैरह इस पे काम कर रहे हैं कि एआई को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाया जाए, और उनका जो लॉन्ग टर्म विजन तो ऑब्वियसली एजीआई का ही है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आपने सुना होगा कि वो एआई जो हर चीज़ पे काम कर सके, वो हर एक चीज़, मतलब अगर उसको कुछ कोड पे काम करना है उस पर बेस्ट हो, इवन जो क्रिएटिव टास्क हैं जैसे कुछ भी ऐप बनाना है तो बेस्ट बना दे, सबके लिए एक ही। हाँ, इवन मिमिक्री भी करनी है तो बेस्ट वो कर ले। अभी क्या हर एक चीज़ के लिए अलग अलग एआई है, है ना। तो वो लोग एजीआई पे काम कर रहे हैं, बट इट विल टेक मोर 5 to 10 years कहीं ना कहीं। एंड एक्यूरेसी तो ऑब्वियसली एआई में नहीं है, क्योंकि मैं खुद जब ChatGPT बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स डालता हूँ, स्पेशली उन फील्ड्स में जहाँ पे मुझे ऑलरेडी नॉलेज है, तो आई नोटिस कि यार ये गलत कर रहा है, फिर उसको मैं सही कराता हूँ, फिर बोलता है ओहो माफ कीजिए रह गया थोड़ा सा। हाँ Yes, you are right. Yes, you are right. I can validate your thoughts now. एक तो एआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे अब लग रही है, जो पीपल मतलब दे आर नोटिसिंग अ लॉट, कि वो हर एक चीज से एग्री कर रहा है। हाँ,
हर एक चीज से एग्री करता है। उसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है कि डोंट एग्री विद एवरीथिंग दैट आई से। अगर उसको बोलो कि मुझे जूते खरीदने हैं, आई वांट टू बाय न्यू शूज, लाइक व्हाट, लाइक ब्लैक शूज सही रहेंगे, लेकिन ब्लैक बहुत अच्छा कलर है, तो नहीं यार ब्लैक नहीं, वाइट भी बहुत अच्छा है। बोलूंगा मुझे अपने पैर ही पसंद नहीं है, पैर काट दूं? हाँ ऐसा होता है कभी कभार, पैर काटने का मन करता है, मन होता है, काट सकते हैं उस, फिर वेट कर सकते हैं, मतलब हर चीज से एग्री कर रहा है। मतलब समटाइम्स इट फील्स लाइक वी टॉकिंग टू अ फूल, जो जैसे हिंदी में बोलते हैं मीठा ठग, मतलब जो बोल रहे हो आप उस पे। बट मैंने तो प्रॉम्प्ट देना शुरू कर दिया है कि डोंट वैलिडेट ऑल माय थॉट्स, जस्ट क्लियरली टेल मी। फिर भी नहीं, मैंने भी ऐसे प्रॉम्प्ट दिए हैं कि डोंट वैलिडेट, चैलेंज मी, या फिर मुझे क्रिटिसाइज करो, नहीं होता उससे, मतलब ऐसे हार्डकोर ट्रेन किया है उसे, नहीं कर सकता वो। वो है मतलब आपने ना बात करते करते एक ये भी चीज बोली कि यू नो ह्यूमन कनेक्शंस एंड कम्युनिकेशन दैट विल ऑलवेज बी देयर, बट व्हाट वी सी इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग थेरेपी थ्रू ChatGPT, एंड इवन इफ नॉट थेरेपी, इट्स नॉट, बट it's कहीं ना कहीं giving you that validation, it's giving you that comfort, then don't you think so कि ये psychology और ये psychologist और ऐसे coaches इनका भी job खा जाएगी? तो छोटे लेवल पे तो खा सकती है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी डाउन फील कर रहा हूँ और मुझे थोड़ी मोटिवेशन चाहिए, तो मैं एकदम से तो थेरेपिस्ट के पास जाऊंगा नहीं। तो मैं थोड़ा बहुत ChatGPT कर सकता हूँ कि यार थोड़ा लो फील हो रहा है, कुछ बताओ, या फिर ना मुझे एनर्जी डाउन फील हो रही है, तो बोल देगा कि कुछ पानी पी लो या थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, तो होता है या फिर कुछ अच्छा सुना देगा मेरे को जिससे मूड ठीक हो जाए। That's what I'm saying कि even the human will do that only, no? ठीक है, फिजिकल प्रेजेंट नहीं है, कौन सा अब फिजिकल प्रेजेंट, हम लोग भी हैं, ऑनलाइन ही तो सब चीज चल रही है आजकल। डोंट यू थिंक that human side can also be replaced? Just your opinion. Maybe after few years we'll see this podcast and we'll think what I said. ऐसा हो सकता है because जो अभी धीरे धीरे ऐसे टूल्स आ रहे हैं, है ना, जैसे हेजन है, स्टार्टिंग उनका जो फर्स्ट वर्जन था उस टाइम पे सब बोल रहे थे कि यार ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है, it's not looking real, सब लग रहा है कि यही है। बट अब जो लेटेस्ट अपने जैसे जेमिनाई का अभी ट्रेंड चल रहा है, गॉड, नैनो बनाना का या फिगरीन का, या फिर जो अभी और भी ट्रेंड्स आ रहे हैं। Doing a good job. हाँ. And people are so stupid that everybody's putting the pictures and it's training the AI more. It's training the AI more and वो लोगों को बताना पड़ रहा है कि AI है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर है और वो विराट कोहली या और किसी सेलिब्रिटी के साथ खिंचा रहा है, तो फोटो एकदम रियल लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा, तो उनको बोलना पड़ रहा है कि यही है ना। तो धीरे धीरे ऑब्वियसली अगर हम फोटोज या इमेज जनरेशन या वीडियो जनरेशन की बात की जाए तो वहाँ पे तो काफी सॉलिड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो दिख रहा है अभी से, वो दिख रहा है और वो और ज्यादा रिफाइन होगा और सॉलिड होगा, और धीरे धीरे जो डिफरेंस है वो खत्म ही हो जाएगा कहीं ना कहीं। इट वुड बी अ स्कैरी वर्ल्ड, इट वुड बी वेरी स्कैरी। और उस पे फिर हमारा कंटेंट क्रिएशन वालों का कितना रेलेवेंस रहेगा उस टाइम पे। आप तो अभी शुरू कर रहे हो पहली कोलैप्स देखता वो, तो ये सब चीजें हैं। पर अगर आप मेन मुद्दे पे आए कि जो ह्यूमन जो कनेक्शन है या जो कॉन्वर्सेशन है वो कितनी ज्यादा मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ज्यादा सही रहेंगे या ज्यादा मतलब कनेक्टेड लोग फील करेंगे, या फिर लोग, क्योंकि एआई विल ऑलवेज बी वेरी चीप और लेस एक्सपेंसिव, लाइक फ्री ऑफ, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो जिन लोगों को जैसे जो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि उनको वो चीज़ ना ह्यूमन से नहीं बतानी, मतलब कैसे लोग जज करेंगे या उनको उनके डार्क सीक्रेट्स पता लग जाएंगे तो किस तरह से ना उनको रिएक्ट करेंगे, जज करेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली लोग एआई की हेल्प ज्यादा लेते हैं। क्योंकि ऐसे एक मेम भी देखा था मैंने कि इंस्टा देख लो, मेरा ईमेल्स भी खोल के देख लो, मेरा व्हाट्सएप भी देख लो, जैसे ChatGPT आता है भाई वो मत देखना क्योंकि लोग अपनी डार्क साइड आजकल ChatGPT ज्यादा दिखा रहे हैं। जैसे पहले गूगल की हिस्ट्री में होता था। हाँ, गूगल बोला, आप गूगल हिस्ट्री में देख लो, आप उसमें भी सब मिल जाए, बट ChatGPT मत देखो। तो कहीं ना कहीं लोग ChatGPT को अपनी डार्क या वाइल्ड या फिर अपनी जो भी फैंटेसीज हैं या फिर जो भी उनके वियर्ड थॉट्स हैं या they're putting it there. हाँ, they're putting it there, वहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या मतलब रिएक्शन, मतलब उसको प्रॉम्प्ट क्या क्या आंसर्स दे रहा है, तो वो सब चीजें कर रहे हैं। हो सकता है वो चीज वो थेरेपिस्ट के साथ कंफर्टेबल ना नहीं करे, वही there can be a thin line where this can also be somewhere reach to। तो मुझे क्या लगता है कि अगर लोग
एक्सप्लोरेशन या मजे के लिए कर रहे हैं, हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तो उस चीज में ऑब्वियसली दे विल कंसल्ट एआई, मतलब वहाँ पे एआई को देखेंगे, दैट विल बी द इजीएस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन, कन्वीनिएंट ऑप्शन। पर हाँ, अगर बात काफी सीरियस हो गई है, डिप्रेशन है बहुत ज्यादा, हाँ, तो फिर वो जाएंगे। तो थेरेपिस्ट का ऐसा नहीं है कि फ्यूचर खतरे में है, मतलब वो सही है, और वो उसका और ज्यादा बढ़ेगा। इनफैक्ट थेरेपिस्ट का बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज दिस इज आल्सो वन साइड ऑफ लुकिंग एट इट। द अदर साइड इज कि थेरेपिस्ट को भी लेकर, स्पेशली इंडिया में, फॉरेन में तो नहीं, इंडिया में देयर वाज अ स्टिग्मा कि भाई थेरेपिस्ट को दिखा रहे, पागल हो क्या, मतलब डॉक्टर को दिखाना इज नॉर्मल, बट थेरेपिस्ट को नहीं। बट अब जो जेंजीज आ रहे हैं या फिर जो लोग जो अर्बन जो रह रहे हैं, फॉर देम इट्स नॉर्मल एंड इवन कन्वीनिएंट ऑप्शन। now मतलब mental health obviously after 2020 has taken into picture. Now people are actually understanding, and इतना जो isolation बढ़ गया उसके कारण mental health issues तो आएंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, और फिर थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, इन सबका बिजनेस बढ़ेगा, इनका भी बढ़ेगा। क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ, मतलब obviously when you see such drastic changes in the market, you always feel कि अच्छा कौन सा ऐसा चीज है जो prominent रहेगा। So मेरे दिमाग में ऐसा रहता है that maybe the understanding of human psychology would be there, but then there's still a very thin line of maybe और ज्यादा इसलिए बढ़ेगा, और इवन एक प्रॉपर बिजनेस हो जाएगा, या प्रॉपर बहुत ज्यादा वाइड पॉपुलर बिजनेस हो जाएगा, बिकॉज अब धीरे धीरे लोग आइसोलेटेड भी तो फील कर रहे हैं, because they are so busy in their work life, right, or like in the corporate, और अपने colleges में, या फिर जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स है, इवन कंटेंट क्रिएटर्स, मतलब इतने they have millions of followers, lakhs of followers, लेकिन जहाँ पे उनकी सोशल लाइफ की बात की जाती है तो उतनी भी हैपनिंग नहीं होती जितना लग रहा होता है ना, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं होता, या फिर उनका सर्कल भी अपने में बिजी होता है, तो ये सारे चैलेंजेस कहीं ना कहीं रहते हैं, राइट। तो इन दैट सेंस जो थेरेपिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके पास और ज़्यादा लोग आएंगे, और एक ह्यूमन टच वो चाहेंगे। एआई से उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं, बट अभी की बात करो तो मुझे अभी भी एआई बहुत मैकेनिकल, रोबोटिक, मोनोटोनस इस तरह से लगता है। हो सकता है समटाइम वी नीड दैट ह्यूमन इंटरेक्शन, इवन अगर हमें मालूम है ना, भले एग्जैक्टली सेम हो, वो भी जो है एआई भी एकदम वैसे बिहेव कर रहा है और एक ह्यूमन वैसे बिहेव कर रहा है, पर एक सिंपल एक थॉट होना कि ये ह्यूमन है और इसमें एक इमोशंस एंड एम्पैथी है, सिर्फ वही थॉट हमें उसकी तरफ इंक्लाइन करेगा, एंड मे बी वी विल गो मोर क्लोजर टू दैट, बिकॉज़ और इतनी सारी चीजें बढ़ जाएंगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि आज की डेट में एआई की जो वीडियोस हैं, वो एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर की वीडियो से ज्यादा इफेक्ट्स है, ज्यादा उसमें ग्राफिक्स अच्छे होते हैं, ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब इफ वी टॉक अबाउट क्वालिटी है सब कुछ, लेकिन फिर भी लोग उसको स्किप कर देते हैं, या क्योंकि एआई से बना हुआ है, तो भले कितनी अच्छी वीडियो हो उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन किसी ने पूरे एफर्ट डाल करके बनाई है, और कोई किसी ने नया कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया और ईंट पत्थर रख करके उसने अपना सेटअप बनाया है, तो उसको लोग देखते हैं, तो वो ह्यूमन साइड तो लोगों में रहेगा। और इंडिया में जहाँ पे लोग ज्यादा इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, और इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, तो वो ह्यूमन टच रहेगा हमेशा। ओके दो चीजें आ रही है मेरे दिमाग में। एक तो मुझे आपसे पूछना है कि अभी कौन कौन से जॉब्स ऐसे होंगे जो इमर्जिंग जॉब्स होंगे दैट विल यू नो बी रेलिवेंट, एंड दूसरा मेरा कंटेंट क्रिएशन का सवाल है, बट वो मैं इसके बाद लूंगी। पहले आप मुझे बताओ कि ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन कनेक्शंस वुड बी देयर, व्हाट एल्स डू यू थिंक, मतलब अभी अगर जॉब वाइज, अगर रोल वाइज देखें तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या है? जैसे आपने कुछ चीजें बताई मुझे, बता दिया मैंने, इसको और थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। तो जैसे जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल आई वांट टू नो इमर्जिंग जॉब्स आफ्टर एआई। ओके, इमर्जिंग जॉब्स आफ्टर एआई, ठीक है, तो उस पे भी क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, आईटी, डेटा साइंस और ये सब तो पहले भी है, ये तो पहले थे, दे विल हैव मोर स्कोप, दैट यू आर राइट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एआई के आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या इमर्जिंग करियर क्या आया है? ओके, इमर्जिंग करियर क्या ज्यादा रहेगा फ्यूचर में? कहीं ना कहीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन वाली जो जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, उसका काफी ज्यादा स्कोप बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो एआई है वो सॉफ्टवेयर साइड में बहुत ज्यादा है, पर एक हार्डवेयर कनेक्शन नहीं है। Oh God, it will be a crazy world. हाँ, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमर्जेंस कहीं ना कहीं बढ़ेगा। एक तो वो चीज हो गई है। दूसरा जो साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, अभी भी है, पहले भी है, पर उसका स्कोप और ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे एआई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सोसाइटी में कुछ ऐसे परसेंटेज लोग भी होंगे जो उसको हैक करना चाहेंगे, जिनके इविल इंटेंशंस होंगे, है ना, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी वाले लोगों की जो है इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एआई पे जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं,
मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, LLM मॉडल्स इंजीनियर्स, जनरेटिव AI और AI एजेंट्स, जो लोग इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस और उनका भी डिमांड बढ़ेगा। तो ये सारी फील्ड्स कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं बहुत ज़्यादा। सोलो एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के आपका क्या थॉट है? जैसे अभी आपने बोला ना AI एजेंट्स, ऑटोमेशन, ये सब हो रहा है, तो कैन एक्चुअली अ पर्सन कैन बिल्ड एन एंटायर कंपनी और अ ब्रांड by just like single-handedly through automation? Can it be possible? हाँ, इट्स पॉसिबल। हालांकि ऐसी काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस रही हैं कि इट इज़ पॉसिबल। और इवन अगर हम ओपन AI की बात की जाए, हालांकि इट वाज नॉट अ सोलो, बट कंपेयर टू गूगल, जो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था जिसको वो डिसरप्ट कर रहे थे या टैकल कर रहे थे, गूगल में लाखों लोग काम कर रहे थे एंड ओपन AI में 100 से भी कम लोग थे। तो देयर वाज सच अ ड्रास्टिक डिफरेंस, है ना। तो ठीक है, सोलो एंटरप्रेन्योर नहीं थे, बट हाँ, फ्यूचर में ऐसी प्रेडिक्शंस हैं कि थ्रू AI एजेंट्स या थ्रू ऑल दीज AI टूल्स, हाँ, लोग सोलो या इवन 2 लोग या 3 लोग भी काफ़ी $billion कंपनीज के स्केल पे वो वर्क कर पाएंगे। अभी भी ऐसा हो रहा होगा, कोई ऐसा एग्जांपल माइंड में नहीं आ रहा, बट हाँ, जहाँ पे बहुत there are like small tools that are getting made, you know, and कितने 2-3 members हैं, but आपको क्या लगता है, इतने सारे टूल्स आ रहे हैं, क्या सारे टूल सस्टेन करेंगे? नहीं, सारे टूल सस्टेन नहीं करेंगे, बिकॉज हर जो ऑलरेडी टेक जाइंट्स हैं या फिर जो AI में ऑलरेडी हैं, तो only the bigger people will become more bigger, no, is what you also think? It's not necessary because Google was already bigger at that time, but still ChatGPT आया, disrupt किया। हाँ, but not like people, normal people could make it, है ना? हाँ, वो एक एंट्री बैरियर बन रह जाता है और वो बढ़ता ही रहेगा कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों ने AI में उतरे थे लाइक लास्ट ईयर या लास्ट ईयर, तो दे हैव अ हायर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू सम एक्सटेंट और एक अच्छी स्केल पे जाने का। बट जो लोग आने वाले टाइम में शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली एंट्री बैरियर रहेगा, क्योंकि चीजें ऑलरेडी इतनी इवॉल्व हो चुकी होंगी, और फिर वो रिसोर्सेज लाना, वो रिसोर्सेज आल्सो आई फील डेटा, जितना डेटा फीड हो रहा है उतना बेटर हो रहा है टूल्स। अगर वो उसकी मार्केटिंग सही नहीं है, वो नहीं अगर स्केल कर पाएगा, तो फिर फॉर एग्जांपल आप आज की डेट में खुद से एक चैटबॉट बना रहे हो, तो सोचो ना, मतलब ChatGPT पे ऑलरेडी कितना मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है और कितना रिफाइंड है वो, तो उस स्केल पे वो चीज लाना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन, कितना भी वो हो उसके पास चीजें, राइट। तो इसीलिए वो डिफरेंस रहेगा, एंट्री बैरियर रहेगा। हाँ, लेकिन अगर इस फील्ड में जाना है तो कहीं ना कहीं एक यूनिक पॉइंट अपना खुद का लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्रिएट एन AI टूल फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल, जैसे गामा है तो उसने अपना प्रेजेंटेशन के लिए अलग से निकाला, है ना, तो कैनवा ने अपना अलग से बनाया, तो आप अलग-अलग। बट व्हाट आई कैन सी हियर इज लाइक द एग्जिस्टिंग ब्रांड्स आर doing something, they're making some implication, and then obviously they have that database, so people are coming, that product is getting tested, that AI tool is getting tested. I'm talking about, see, people are saying कि AI बढ़ रहा है तो AI tool बना लेते हैं, but that's not possible because if you don't have data, how are you going to make that scale up, definitely. Right? So maybe you have an idea, maybe you can crack something where you fix a problem, but if the problem is to fix that problem, if you need data beforehand, then I don't think so you can crack definitely anything. Here, as you said, the entry barrier is a lot बहुत ज्यादा है। ऐसा सोशल मीडिया की तरह नहीं है कि बस हाथ में कैमरा है, शुरू हो गया है ना, जैसे बढ़ तो सोशल मीडिया भी रहा है, पर यहाँ पे एंट्री बैरियर बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो अगर हम AI की बात की जाए तो यहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैप है, चाहे वो नॉलेज में हो, रिसोर्सेज में हो, और जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की जाए और इन्वायरमेंट की बात, बहुत ज्यादा गैप है। AI ML इंजीनियर्स का सही है, उनका सही है। आप उस इंडस्ट्री से जितना ज्यादा कनेक्टेड हो, उतना ही ज्यादा आपको एक एडवांटेज रहेगा उस फील्ड में वर्क करने और एक इनोवेशन करने का। आप अलग से ही, आपको उसमें कोई नॉलेज नहीं है, या फिर बस आपने कुछ वीडियोस देख करके या कुछ करके आप सोचो कुछ क्रैक कर लोगे, या कोडिंग सीख करके कुछ क्रैक कर लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो गैप बहुत ज्यादा रहेगा। तो जो लोग नए AI टूल्स बना रहे हैं, तो दे हैव ऑलरेडी वर्कड इन दोज AI कंपनीज, वो ओपन AI में काम कर चुके हैं या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में कर चुके हैं, देन दे हैव दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस और पूरा रिसोर्सेज उस लेवल पे, तो वो चाहिए होगा कहीं ना कहीं। बट हाँ, देखो, मैं तो इस चीज को लेकर के बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि डिसरप्शन तो होता रहेगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले लगता था कि गूगल को कोई बीट नहीं कर पाएगा। राइट। इतना ज्यादा डोमिनेंस था, मोनोपोली थी, पर डिसरप्शन हुआ ना उसका भी, तो डिसरप्शन आगे होगा, पर वो कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं। अभी जैसे इंस्टाग्राम है तो वो भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया है,
हालांकि टिकटॉक इंडिया में नहीं है, वरना वो पहले ही हो जाता। तो हो सकता है सोशल मीडिया में भी कुछ ना कुछ डिसरप्शन आए, कुछ नहीं पता। राइट। सो OpenAI पे हम लोग हैं, तो एक न्यूज आई थी ना, that OpenAI was hiring a content strategist. Was it just a meme or was it like real? OpenAI ने अभी दिल्ली में अपना ऑफिस खोला है या प्लान कर रहे हैं खोलने का, और उसके लिए वो हायर कर रहे हैं। Seriously? So OpenAI would need content strategists? They would want to feed more data through humans, is how you can take it. I think it was more of a meme, क्योंकि it was more of a meme, क्योंकि content strategies उनको क्या जरूरत है? उनको जो जरूरत पड़ेगी वो engineers की पड़ेगी। Why? That was very strange, and people were picking it up on LinkedIn. So I was like, is it true? Is it real? Actually, these are on LinkedIn पे तो कहीं ना कहीं these are publicity stunts। Right. जैसे Zomato ने भी किया था, जो दीपिंदर गोयल ने, कि हम जो है चीफ ऑफ स्टाफ हायर कर रहे हैं, and he or she has to pay 20 lakhs। है ना? That was also just marketing. It was a buzz marketing। तो ऐसे ही इतना रियल और फेक का ना इतना ब्लरी हो गया है लाइन थ्रू सोशल मीडिया, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आल्सो, एंड ऑल द प्लेटफॉर्म्स लुक द सेम नाउ। So you can't even identify where people are actually speaking through honesty, where people are just promoting something brand or is marketing stunt or sponsorship. It's just all going crazy. And do you have anything to say on this? Yeah, so I think this happens on LinkedIn like more, कहीं ना कहीं LinkedIn पे buzz marketing LinkedIn पे कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। वहाँ पे क्योंकि सारे कंपनी के पेजेस हैं और पूरी कंटेंट मार्केटिंग टीम को पूरा बिठा के बोलते हैं कुछ इस हफ्ते क्या ट्रेंड निकाल रहे हैं, उनका टारगेट होता है कि इस हफ्ते क्या कर रहे हो, तो वो अपने अपने डिफरेंट आइडियाज़ लाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये रहता है, जो होर्डिंग्स वाली जो बस मार्केटिंग होती है, उस होर्डिंग को रियल में इतना लोग नहीं देखते, लेकिन उसको जब पोस्ट में डालते हैं लिंक्डइन में, जो लिंक्डइन पे वायरल जाता है, तो वहाँ पे उसको lakhs of people watch that. That's so true. पहले लगता था कि कहीं बाहर लगाएंगे तो ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा अवेयरनेस होगी ब्रांड की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, स्पेशली अगर फैशन या कॉमेडी या इधर, और मेरा कहीं बोर्ड लगा हुआ है कहीं पे, तो वहाँ पे शायद हार्डली किसी का ध्यान जाएगा या मुश्किल से 100,000 लोग देखेंगे, लेकिन उसकी पोस्ट में डालूंगा अपने पेज पे तो लाखों लोग तो वहीं देख लेंगे। हाँ। और ये भी तो है ना कि थोड़ा ट्रेसेबल भी है ऑनलाइन। हाँ, ट्रेसेबल है। बाहर लगाना थोड़ा अवेयरनेस, बट वही ये बाहर कितने ही लोग जाकर के नोटिस भी कर रहे हैं, सब लोग अपने फोन में, मतलब इतना आइसोलेशन यही तो हो ही गया। तो इसलिए चाहे होर्डिंग हो चाहे कोई भी कंट्रोवर्सी हो, इट्स मोर ऑफ अ बज मार्केटिंग कहीं ना कहीं। इवन जो है कुछ स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेट्स भी दे देना कि हम फायर कर रहे हैं या कुछ में ना, मतलब कभी कभी क्लैश भी कर जाता है। जैसे अभी एक कंपनी थी TCS, नॉट TCS, इट वाज रिलेटेड टू शार्क टैंक पे कोई कंपनी आई थी, इट वाज रिलेटेड टू मेकअप एंड ऑल। तो उन लोगों ने एक सर्वे निकाला था कि आप बताओ आपको कंपनी में कैसा लग रहा है, आपको स्ट्रेस तो नहीं है, इस तरह सर्वे था। ओह राइट, आई रिमेंबर। हाँ। और फिर जिन लोगों ने बोला कि हमें स्ट्रेस है, फायर कर दिया। I also don't remember, but that was true, no? हाँ, it was completely true. फिर उन लोगों ने बाद में इस चीज को बहुत ज्यादा एक तरह से मतलब किया, थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करी कि ये तो नेगेटिव PR हो गया हमारा। हाँ, बोला कि अरे नहीं, ये बस हमारा एक एक्सपेरिमेंट था, हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे। और बट वो उनका इंटेंशन यही था कि अच्छा स्ट्रेस हो निकलो। एकदम मार्केटिंग हैज गॉन टू अ क्रेजी लेवल। हाँ, क्रेजी लेवल पे चली गई है मार्केटिंग। बट मेरे को आपसे कंटेंट क्रिएशन का वो थोड़ा आइडिया लेना है। लाइक ऑब्वियसली जैसे भी हम लोग बात करें कि द वर्ल्ड इज क्रेजी, इट्स गेटिंग क्रेजी, देयर इज नो थिन लाइन। अभी वो जो रियल और फेक की बात करती कि AI से क्रिएटेड कंटेंट है और रियल कंटेंट, उसमें फर्क भी नजर नहीं आ रहा। सो how will content creation become like in coming 5 to 10 years? Because I did a survey on my platform where I asked people ki would you like to see more AI generated content from your favorite influencer or organic? But they were like, content matter for me. Like my people, my survey was saying that content matters because they're like कि वो तो सेम ही दिखेंगे and उससे कंटेंट क्रिएटर का ही काम आसान हो रहा है। So कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हो उस वे में, then even people are ready to watch your AI content. So एंड अब इतने सारे आप जनरेट कर सकते हो कि आप मतलब यहाँ पे आप शाहरुख खान को बिठा सकते हो, मे बी शाहरुख खान के साथ में पॉडकास्ट कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली द AI one. So there's no thin line. How is
it all going to be governed, and how does it look like in coming 5 to 10 years? Maybe we don't have to sit like this. Maybe we'll be at our homes and we'll be just like, हाँ भेज देती हूँ आपको script, आप थोड़ा आंसर देना. So obviously, what do you think about all this? Yeah, so there are so many dynamics in that. काफी सारी चीजें होंगी, evolve होंगी धीरे धीरे, है ना. और कंटेंट क्रिएशन की बात की जाए तो यू आर राइट कि लोगों को ऑब्वियसली मैटर करता है कि कंटेंट क्या है. स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ कंटेंट में भी फर्क पड़ता है कि अगर जो नॉलेज बेस्ड कंटेंट है, एजुकेशन बेस्ड है, तो वहाँ पे लोगों को ना इन्फॉर्मेशन से मतलब होता है. उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है. उनको है कि हाँ हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्रेडिबल सोर्स है, मान लो जो चैनल है फेमस है या फिर उसका एक ट्रस्ट है, तो वो ले लेंगे. फॉर इसके एग्जांपल मैं दूं, जैसे वरुण माया है या फिर शरण हेगड़े या फिर और भी ऐसे काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो फाइनेंस में तो बहुत है. हाँ, जो कंप्लीटली एआई बेस्ड कंटेंट में चले गए हैं और पूरा ऑटोमेट कर दिया उन्होंने. फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू फाइनल एडिटिंग सब कुछ ऑटोमेटेड है और उनकी डेली रील आती है और उनका खुद का एक अवतार भी आता है और सब कुछ ऑटोमेटेड है. उनका चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे एफर्ट्स भी उनको, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने सब बना दिया, सब कुछ चल रहा है. लेकिन अगर अभी आप एक कॉमेडी क्रिएटर हो या फिर अभी आप ड्रामा बेस्ड क्रिएटर हो या कुछ क्रिएटिविटी, कुछ अलग, कुछ चीज़ें नुआंस्ड चीज़ें दिखाना चाहते हो, तो अभी एआई के साथ वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है फिलहाल. तो फ्यूचर में मे भी शायद हो जाए, पर जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि लोगों को ना फिर भी वो ह्यूमन वाला चाहिए होगा. अगर वो जो है कुछ ह्यूमन कनेक्शन देखना चाहते हैं या फिर कुछ रिलेटिविटी फैक्टर देखना चाहते हैं या कुछ एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो जो अभी ह्यूमंस है या आने वाले काफ़ी टाइम तक ह्यूमंस जो कर पाएंगे वो देखना चाहेंगे. हाँ, अगर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, सिर्फ फैक्ट्स बता दिए, मतलब वहाँ पे कंटेंट मैटर्स और कोई भी दिखाए उनको फर्क नहीं पड़ता. तो वो अभी कहीं ना कहीं डिफरेंस है. हाँ, और बाकी डिपेंड करता है, जैसे हर तरह के लोग होंगे. हाँ. तो काफी परसेंटेज होगा जिनको ह्यूमंस वाले कंटेंट देखना है, काफी लोग होंगे जिनको एआई से वाला भी चल जाएगा. तो बट वो रियल और फेक वाला, उसके अगेंस्ट कोई लॉ आपको लगता है कि कोई पास होगी, एंड वो कितने हद तक वो चेक कर पाएगा वो चीज, you know, रियल और फेक के बीच का जो डिफरेंस है. anybody can do anything now. Can you imagine? Like, I'm not saying the bad things, but you can imagine what can happen. हाँ, लिटरली अभी कोई कुछ भी कर सकता है. अभी तो पता चल रहा है थोड़ा बहुत डिफरेंस, बाद में पता भी नहीं चलेगा. और अभी धीरे धीरे जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, तो वहाँ तो बहुत ज्यादा सीमलेस हो गया है. कुछ भी पता नहीं लग रहा. फेस को पूरा स्वैप कर दिया और किसी को किसी के साथ भी बिठा दिया. अब सबसे बड़ा मतलब हैरानी वाला अगर मैं केस उठाऊं, अब जैसे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जितने एआई सेवी नहीं है, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं, है ना, उनको मान लो अपने बच्चों का कुछ उल्टा सीधा कोई वीडियो फोटो दिख जाए, तो वो थोड़े ना दिमाग लगाएंगे कि ये एआई से नहीं है, वेरीफाई करवाओ, ये करवाओ. और वहां तो उसी टाइम पे एक्शन होता है. For them it's gonna go crazy भाई. हाँ, for them it's gonna go crazy. तो बैठा के समझाना पड़ेगा. हाँ, और अगर बहुत ज्यादा पावरफुल या रिएक्टिव या अग्रेसिव मान लो पेरेंट्स हुए या कुछ ऐसे हुए और उनके पास लाइसेंस हुआ गन वन का तो जैसे मूवीज में दिखाते नहीं है, ये तो टियर 2 टियर 3 में ही होगा. बट हाँ, पर चीजें बहुत ज्यादा मतलब बिगड़ने वाली हैं या फिर थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा. इसके अगेंस्ट मतलब देयर हैज टू बी लाइक अ प्रॉपर गवर्नेंस, सेंसरशिप और व्हाटएवर यू कैन कॉल इट. होगा, वो भी धीरे धीरे आ रहा है. जैसे YouTube ने अभी काफी सारी चीजें वो लाया है, न्यू गाइडलाइंस ना इट हैज कम अप विद. जैसे जो AI वीडियोस हैं तो उसको आप मोनेटाइज नहीं कर सकते. तो AI वीडियो उसको आप मोनेटाइज नहीं कर सकते और उसको वो डिस्करेज करेगा, उसको इतना ज्यादा फैलाएगा नहीं. तो yeah, so YouTube taking that step also tells us a lot of things about content creation. Because it's a giant, bro, and it's not doing that, then it means कि it's gonna stay maybe. Definitely, because if YouTube encourages AI content, so somehow it is discouraging newcomers, है ना. अगर AI content को इतना ज़्यादा encourage कर रहा है, तो ऑलरेडी जो लोग इस फील्ड में हैं वो तो endlessly they can create content with one click. तो जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्करेजमेंट मिलेगा. एंड देयर विल बी नो सॉर्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी आल्सो ना. हाँ, क्रेडिबिलिटी भी नहीं रहेगी और कोई कुछ भी दिखा रहा है. तो दीज आर द चैलेंजेस. I think I spoke a lot about content creation and but we can talk I think more about resume, career, personal branding. But personal branding अभी के टाइम पर आपको क्या लगता है, like how important is growing your own personal brand or profile for you know even to get hired in any
जॉब स्पेस. या सो अब जो है पर्सनल ब्रांडिंग का जो स्कोप है या फिर उसका जो रेलेवेंस है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. पहले जैसे आई टोल्ड यू सिर्फ रेज्यूमे देखा, ठीक है, उसी से हो जाता था. फिर धीरे धीरे लिंक्डइन का रेलेवेंस बढ़ गया, तो वो एक नेक्स्ट स्टेप पे आ गए कि चलो अब लिंक्डइन भी खोल के देख लिया, अच्छा प्रोफाइल बनाया है, ये नहीं बनाया. अब धीरे धीरे जो लेटेस्ट हायरिंग हो रही है, जैसे कि मैंने कुछ लोगों से बात करी है, फिर उनके जो हायरिंग पैटर्न्स रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो रेज्यूमे तो देख ही रहे हैं. रेज्यूमे में भी वो क्या देख रहे हैं कि आपने जो भी सर्टिफिकेट्स ऐड किए, आपने जो भी इंटर्नशिप्स, अचीवमेंट्स या जो भी टूल्स या कुछ भी आपने ऐड किया, वहाँ पे क्या आपने लिंक कुछ डाला, कुछ क्रेडिबल सोर्स डाला, क्योंकि ये गलती बहुत लोग करते हैं. तो ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं करनी चाहिए कि आप जो भी कुछ डाल रहे हो वो आप उसके लिंक डालो. स्पेशली अगर वो आप उसका आपने जैसे लिंक्डइन में मान लो कोई पोस्ट डाली, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अवार्ड मिला है, आपने उस चीज़ को सबसे पहले लिंक्डइन पे डालो विद प्रॉपर फोटो, कैप्शन एंड ऑल. फिर उसका जो लिंक है अपने रेज्यूमे में डालो. हाँ, ये नहीं कि सबने इस फोटो डाल दिया, आप उस लिंक्डइन पोस्ट का आप लिंक अपना रेज्यूमे में डाल सकते हो. सो फॉर एग्जांपल इफ अ रिक्रूटर इज गोइंग थ्रू योर रेज्यूमे एंड इफ ही क्लिक्स ऑन दैट लिंक, तो फिर लिंक्डइन खुल जाएगा, तो वहाँ पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा. तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को इंप्रूव करती हैं. तो एक तो रेज्यूमे वाला चीज आ गई है जो मैंने आपको बताया. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, LinkedIn is obviously one of the most important source of personal branding. आजकल जो रिक्रूटर्स हैं वो रेज्यूमे से ज़्यादा लिंक्डइन में इंटरेस्टेड होते हैं. पूरा रेज्यूमे पढ़ते भी नहीं है, सीधा लिंक्डइन क्लिक किया और चले गए. और वहाँ पे आपका कवर फोटो कैसी है, आपकी इमेज जो प्रोफाइल फोटो कैसा है, अबाउट सेक्शन, आपका वहाँ पे इंडोर्समेंट्स हैं या नहीं है. जैसे इंडोर्समेंट्स ज़्यादा हो, रिकमेंडेशंस ज़्यादा हो, तो ये सारी चीज़ें पर्सनल ब्रांडिंग को और इम्प्रूव करता है. फिर आप किस तरह के पोस्ट डालते हो या फिर आप नहीं डालते, और अगर आप डाल रहे हो तो कैसे डाल रहे हो, उसमें कोई थॉट लीडरशिप दिख रही है, कितने लोग इंगेज कर रहे हैं. वो ये नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए. आपके अगर 100 फॉलोअर्स हैं, 500, दैट इज ऑल्सो इनफ. ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 1 लाख चाहिए, बट आपने कैसे अपना प्रोफाइल को मैनेज किया हुआ है, किस तरह से आप इंगेज करो लोगों के साथ, कैसे कमेंट्स कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांडिंग को इम्प्रूव करता है. फिर अगर हो सकता है कि रिक्रूटर्स तो स्टॉक करेंगे अगर इफ दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल. हो सकता है आपका फेसबुक भी देखें, आपका इंस्टाग्राम भी देखें, तो वहाँ पे भी आपने कैसी फोटोज पोस्ट डाल रखे हैं. जरूरी यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है, ये चीज़ दिखाना है, बिकॉज एवरी कंपनी हैज़ अ सेट ऑफ कल्चर. तो अगर उनके कल्चर फिट में आप फिट हो रहे हो, चाहे आप कैसी फोटोज डाल रहे हो, इट डजंट मैटर, बट कहीं ना कहीं वो देखते हैं. तो पर्सनल ब्रांड मतलब बनाना जरूरी तो है. हाँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंस है पर्सनल ब्रांडिंग की. इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो ग्लोबल स्टार्टअप्स हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, दे हैव अ सेट ऑफ कल्चर in them. वहाँ पे set like a set kind of people work, the way of talking, the way of discussing ideas, sharing ideas, collaborative approach रहती है. तो रिक्रूटर देखता है कि क्या आप उस एनवायरनमेंट में फिट हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे. कम्युनिटी बिल्डिंग ही हो गया ना. हाँ, कम्युनिटी बिल्डिंग ही हो गया. तो इसलिए उस चीज़ का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. हाँ, अगर सिर्फ जो है अगर सिर्फ टेक के बेसिस पे हायर करना था तो ठीक है, आप एक टेक्निकल राउंड लिया, एप्टीट्यूड देखा, कर लिया. लेकिन इसीलिए आजकल इंटरव्यूज में जो है बिकॉज कम्युनिटी बिल्डिंग एज यू सेड, इन सब चीज़ों का रिलेवेंस बढ़ गया. तो इसीलिए सिचुएशनल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो है बाकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किए जाती है. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं. सो नाउ व्हाट यू सेइंग इज दैट रिक्रूटर्स का जो हायरिंग प्रोसेस है, रेज्यूमे तो देख ही रहे हैं, हाँ, बट पर्सनल ब्रांड मतलब आप कहाँ प्रेजेंट हैं और किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. ऑब्वियसली कम्युनिकेशन एंड वे ऑफ टॉकिंग वाज ऑलवेज देयर बिकॉज़ द इंटरव्यू यूज्ड टू हैपन एंड वो तो पहले से हो रहा था, यूज्ड टू सी दैट, बट दे आल्सो सीइंग हाउ यू आर, यू नो, ऑनलाइन प्रेजेंस कैसा है तुम्हारा, प्रेजेंस कैसा है, वो है. रेज्यूमे में अभी क्या चेंजेस आ गए कि पहले तो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट रेज्यूमे बना लो और मतलब बेसिक चीजें होती थी. अब क्या डिफरेंस आपको लगता है कि अब रिक्रूटर ये सारी चीजें देख करके दे सेलेक्ट द कैंडिडेट? तो ब्लैक एंड व्हाइट रेज्यूमे अभी भी वो ब्लैक एंड व्हाइट ही चाहते हैं. उसमें वो नहीं चाहते कि आप कलरफुल बनाओ और बहुत ज्यादा ना उसको डिजाइन एस्थेटिक बनाओ. वो यही चाहते हैं कि सिंपल हो और ब्लैक एंड व्हाइट ही रहे. हाँ, कुछ एलिमेंट्स वो चाहते हैं कि अब आप ऐड करो. जैसे अब आप जो भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, इंटर्नशिप्स कर रहे हो, जो भी आपने सर्टिफिकेट्स
जो किए हैं और जो भी अचीवमेंट्स किए हैं वो सारी चीज़ें मेंशन करो, पर उसका भी एक तरीका अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। जैसे अगर हम चेंज की बात की जाए तो ये सब चीज़ें पहले भी होती थी, बट अब चेंज ये आया है कि अब वो चाहते हैं कि आप थोड़े से ना क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स दिखाओ कि आपने अगर किसी चीज़ में कुछ इम्पैक्ट डाला है तो उसको जेनरिक वे में मत लिखो कि आई हेल्प्ड इन सेल्स या फिर आई हेल्प्ड इन हायरिंग पीपल। हाँ, कैसे किया, हाउ किया। जैसे इसमें स्टार मेथड होता है कहीं ना कहीं, सिचुएशनल टास्क और कैसा रिजल्ट आया, क्या एक्शन लिया, मतलब एक स्टार मेथड होता है। तो उसके बेसिस पे आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे हायरिंग में इतने लोग हायर किए और वर्कफोर्स को ऐसे इंप्रूव किया, तो यू कैन गिव द नंबर्स, मेक इट मोर क्वांटिफेबल कि आपने 100 जो डेटा साइंटिस्ट या 100 एनालिस्ट हायर किए और इतने इतने रोल्स में, और उन लोगों ने इतना इम्पैक्ट डाला। और तो ये सब चीज़ें ना हर चीज़ में आप कर सकते हो कहीं ना कहीं। अगर आपने कंपनी की अगर कॉस्ट किसी भी आपके एक्शन से, भले वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, आप वहाँ पे कोई कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर आप वहाँ पे एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर रहे, बट स्टिल आपके एक्शंस की वजह से कंपनी का कॉस्ट कम हो गया, उसका रेवेन्यू कम हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो वो चीज़ भी आप इम्पैक्ट दिखा सकते हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये चेंजेस आए हैं। Okay. Yeah. What about like they also ask for your portfolio? They also आजकल लोग ऑनलाइन वेबसाइट बनाते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं. So how important is that, and does that actually add value? Yeah, definitely. पोर्टफोलियो, वेबसाइट्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गलती लोग यहाँ ये कर रहे हैं कि वो कुछ भी इनएक्टिव कुछ भी लिंक डाल दी, उनको लगता है कि वो क्या ही देखेगा, या फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मतलब दे वर सो केयरलेस कि उन्होंने या तो डाली नहीं है या फिर दे जस्ट एडेड द इनएक्टिव लिंक, और रिक्रूटर खोल के देखता है तो वो काम ही नहीं कर रहा, जो प्रोजेक्ट है वो लाइव ही नहीं है। That तो creates a bad impression. हाँ, that really creates a bad impression. तो ऐड करना चाहिए आपको, और ऐड योर लाइव प्रोजेक्ट्स, मेक श्योर दे आर लाइव। जब इंटरव्यू हो रहे हैं, कुछ भी एक्सपायर्ड आप मत डालो। अगर आपने कोई बहुत पहले किया था और अब वो लाइव नहीं है तो मत डालो उसका लिंक, मतलब जबरदस्ती फोर्स नहीं लगना चाहिए कि आपने बस दिखाने के लिए डाल दिया। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग। तो ऐड करना चाहिए प्रोजेक्ट्स या जो भी वेबसाइट्स आपने करी हैं। And if you're talking about resume and how you can qualify into any job, there's also one question that comes into my mind is, पहले क्या होता था ना, मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंचना है या कोई बड़े पोजीशन पहुंचना है, मम्मी पापा बोलते थे एमबीए कर लेते हैं, एमबीए कर लो. What do you think? Is it still relevant that if you do an MBA, you're going to be seen at a better scale, or even an online certification course can add that same impact today? या सो MBA है इम्पोर्टेंट, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सा रोल है। MBA जो है, आप सिर्फ नाम के लिए MBA कर रहे हो या फिर और मतलब सिर्फ नाम के लिए है, या फिर शादी में दिखाना है, या फिर इस तरह के जो ऐसे रीजंस हैं, तो MBA सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। आपके जो 20 लाख है, 25 लाख है, कहीं वेस्ट हो जाएंगे, और उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा। मतलब आप उसके उन पैसों से या उस टाइम को आप और अच्छी जगह यूज कर सकते थे, आप कोई अच्छी जॉब कर सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि MBA हैज बिकम ऑब्सोलीट या फिर उसका रेलेवेंस कम हो गया है। MBA का है अभी, बस जो आप जॉब प्रोफाइल कौन सी टारगेट कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर आपको कंसल्टेंसी में जाना है, आपको जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में जाना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना है, जो जितने भी मैनेजमेंट रोल्स में डायरेक्टली जाना है, तो वहाँ पे अभी भी MBA का रेलेवेंस है, काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है MBA का। स्पेशली कंसल्टेंसी में तो बहुत ज़्यादा है। जितनी भी मैकेंजी हैं, BCG और ये और जो बाकी जो कंपनीज हैं, तो वो तो टॉप टियर 1 कंपनीज वहीं से ही लेती हैं, जैसे IIMs या FMS या इन्हीं से ही वो हायर कर रही हैं। तो वहाँ तो सेट है ही। और इस तरह से और भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे वो टॉप MBA कॉलेज से ही हायर कर रहे हैं, तो उनका रेलेवेंस है। ऊपर से एक और बेनिफिट आपको MBA में मिल सकता है, बिकॉज एक्चुअली आई एम नॉट एडवोकेटिंग MBA, बिकॉज बहुत सारे जो लोग हैं MBA में पैसा वेस्ट भी करते हैं, स्पेशली तब जब वो किसी Tier 3 कॉलेज से MBA कर लेते हैं और उनका कोई स्पेसिफिक गोल या पर्पस नहीं होता, बस नाम के लिए कर लिया, तो उनका टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो रहा है। बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि कुछ केसेस में कहाँ बेनिफिट्स आने वाले हैं। तो एक तो मैंने बताया कि कुछ स्पेसिफिक रोल्स जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या फिर और जो मैनेजमेंट रोल्स होते हैं, तो वहाँ पे MBA का रहता है। इसके अलावा जैसे आज की डेट में, एज आई सेड, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, टीम कोलैबोरेटिव स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, टूल्स, टेक टूल्स की, और नेटवर्किंग स्किल्स हो गई, और तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप टॉप टियर MBA से कर रहे हो, तो वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। ये भी बात सही। हाँ, तो वो आपका जो पर्सनैलिटी है या फिर ओवरऑल चीज़ें हैं, सब कुछ बहुत इम्प्रूव होगा। तो ये आपको एज देगा कहीं ना कहीं। ऊपर से रेज्यूमे में जब उस MBA कॉलेज का नाम होगा, तो वहाँ पे But you're saying that top 1%
of those colleges can only bring that impact. Yeah, like top 1 or top 5%, not less than that. मतलब अगर ऐसे ही कर लिया कि अरे यहाँ गाजियाबाद या दिल्ली में जाके कर रहे हो, that is वो not तो gonna फिर bring you impact. हाँ, that will not bring you impact. थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, बट उसका जो ट्रेड ऑफ है वो बहुत ज़्यादा रहेगा. मतलब आप उस मनी को या फिर उस टाइम को आप और अच्छी जगह पे भी लगा सकते थे. फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्पेंडिंग 15 लाख और 20 लाख और 2 years, तो वो आप सोचो कंटेंट क्रिएशन में लगाते, वही पैसा आप स्टार्टअप में लगाते, या वही पैसा कोई अच्छा कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स करते, डेटा साइंस का या बिजनेस एनालिटिक्स का, तो आपको उससे अच्छी जॉब मिल जाती. क्यों इतना टाइम लगाना, क्यों इतना पैसा वेस्ट करना. बट मतलब अगर मैं पूछूं कि अगर अभी जैसे कोई MBA नहीं कर सकता टॉप कॉलेज से, क्योंकि वहां पर भी एक अलग वो रहता है, एक तो पैसे और दूसरा होता है कि क्वालिफाई कर पाए, और कैट कितना डिफिकल्ट होता है बहुत ज्यादा. तो ये सारी चीजें, तो अगर कोई ऑनलाइन कोर्स कर ले अभी, तो कैन दैट आल्सो ब्रिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन योर रेज्यूमे एंड द रिक्रूटर्स विल हाईली हैव द चांस ऑफ टेकिंग यू. डेफिनेटली अब तो ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आज की डेट में स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर कर रही हैं. क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे टेक फ्लुएंसी क्या है कि जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं, जो कंपनीज यूज कर रही हैं, चाहे पावर BI, एक्सेल और जो भी टूल्स हैं, तो अगर आप उनकी अच्छी नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है और थोड़ा बहुत डोमेन की नॉलेज है, जैसे हमने बात करी, तो आपको ले लेंगे. इतना मैटर नहीं करता कि आपने क्या स्किल्स हैं, क्या कुछ रहा है, राइट. तो है मतलब ऑनलाइन कोर्स करके भी अगर आप ऑनलाइन कोर्स करके भी होगा, और ऐसे बहुत है, और आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. और मैं खुद ऐसे बहुत सारे कोर्सेज सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को. सर्टिफिकेशन कोर्स जैसे मैं जो पूछूं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज वैलिड, मतलब आप कर सकते हो एंड इट गिव्स यू, इट इज वैलिड. हाँ, ये है कि वहाँ पे आप कुछ सीख रहे हो, राइट. हाँ, ऐसा नहीं है कि सब आपने नाम के लिए कर लिया या कुछ आप ट्यूटोरियल्स देख लिए और बस हो गया. वो भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली स्किल्स आनी चाहिए. एक्चुअली यहाँ पे भी एक डाउट आ जाता है, जैसे MBA में भी आपको जो इतनी सारी स्किल्स आप गैदर करते हो, तो वैसे भी जो भी आप कोर्सेज कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रिक्रूटर स्किल देखेगा. हाँ. चाहे सर्टिफिकेट कैसा भी हो, डजेंट मैटर. वो जब क्वेश्चंस पूछेगा, जो भी आपको टास्क देगा, जो भी राउंड्स होंगे, आपने वो सब सॉल्व कर लिया, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और स्ट्रेटजिक स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स यही आने वाली हैं. अभी देयर इज वन थिंग आल्सो दैट इज न्यू एंड इट्स कमिंग अप. ये मेरे भी किसी फ्रेंड ने बताया था दैट दे वर एक्चुअली गिविंग एन इंटरव्यू एंड उधर से इट लुक्ड लाइक कंप्लीटली ह्यूमन वॉइस एंड दैट AI वाज एक्चुअली टेकिंग दैट इंटरव्यू. सो is there any tips to get qualified, or how is that AI going to judge my charisma, my personality? Like when a recruiter is sitting and I'm talking, obviously it shows a lot of things about me, but an AI doing it, and even I can see now people are actually sending their own avatars and doing it. Right. Both the sides there are AI. और ये चीज़ अब ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि आजकल जो हायरिंग है या स्क्रीनिंग है वो AI से ही हो रही है. बिकॉज जैसे पहले जो HR एग्जीक्यूटिव्स थे वो हज़ारों लोगों का इंटरव्यूज ले रहे हैं, खुद से मैनुअली ले रहे हैं, तो इट वाज वेरी टास्किंग, एग्जॉस्टिंग और बहुत ज़्यादा. अब ह्यूमन इंटरव्यूज में प्रॉब्लम क्या आती है, स्पेशली फॉर एंट्री लेवल या फिर जो अर्ली राउंड्स होते हैं या स्क्रीनिंग के टाइम पे, देयर आर लॉट ऑफ बायसेस एक्चुअली विद ह्यूमंस, कि जो सामने वाला इंसान है कैसा दिख रहा है, मेल है, फीमेल है, उसकी बातें कैसी है, उसका टोन कैसा है, और वो कहाँ से है ना, वो कौन से सिटी से है, उसका नाम क्या है, उसका सरनेम क्या है. मतलब देयर आर सो मेनी सबकॉन्शियस बायसेस, जिसकी बेसिस पे कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर ना एक माइंड में बना लेता है कि हाँ इसको लेना है, पूरा इंटरव्यू खत्म होने से पहले भी. तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो दे गेट रिड ऑफ ऑल दीज बायसेस. पहला रीजन तो हो गया बायसेस का. जो ह्यूमन इंटरव्यूज में बायसेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली अर्ली राउंड्स में, क्योंकि लेटर राउंड्स में तो ऑब्वियसली ह्यूमन का तो टच चाहिए, तो वहां तो जरूरत नहीं है. दूसरा रीजन इसमें ये है, हमें लगता है कि ह्यूमन आर बेटर एट करेक्टिंग और आइडेंटिफाइंग मिस्टेक्स, या फिर जो भी गड़बड़ हो रही है, या फिर जो अगर वो चीटिंग कर रहा है या कोई और साथ में बैठा है. बट AI इज फार मोर एडवांस एंड एक्यूरेट देन ह्यूमंस इस केस में. अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे तो पकड़ लेगा. अगर उसको लग रहा है कि कुछ चीटिंग हो रही है, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन से स्कैन करके वो बता देगा कि कुछ गड़बड़ है, या आपने स्क्रीन शेयर करी, या फिर साथ में कोई और इंसान, या फिर आपकी लिप सिंक नहीं हो रही है, या फिर कोई और बैठा हुआ है. तो एरर डिटेक्शन में AI इज फार बेटर देन ह्यूमन, बिकॉज ह्यूमंस का क्या है, अगर वो अटेंटिव है बहुत ज्यादा तो पकड़ लेंगे, पर आप हजारों इंटरव्यूज ले रहे हैं, तो फिर तो एग्जॉस्ट हो ही जाएगा. ऑल्सो लाइक रिप्लेसिंग HR जॉब्स,
also, or maybe minimizing it, like minimizing it. इससे HR डिपार्टमेंट को फायदे होने वाले हैं. उनकी एक तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, दैट इज कॉस्ट कटिंग हो जाएगी. दूसरा है कि नाउ दे कैन फेयरली like screen thousands of people employees, which was earlier not possible or very exhausting. तो फायदा ही है कहीं ना. And that's one way to look at it also. Yeah. Because हाँ मतलब कहीं पर भी AI integration is making fewer employees in need. तो वो एक चीज है, वो तो रहेगा. वो रहेगा ही. अब जैसे पर आप इस चीज को ऐसे देखो ना, जैसे 3-4 जैसे HR एम्प्लॉइज हैं, अब उन लोगों को हजारों लोग हायर करने हैं, तो या तो उनको सेट ऑफ फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे. जैसे ATS फिल्टर लगाया, या फिर और हार्श फिल्टर्स लगाए. पर उन फिल्टर्स से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते थे जो निकल जाते थे, उनका CGP क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ, इसलिए निकल गए. पर दे वर वेरी टेक सेवी, दे वर वेरी स्किलफुल, और या फिर टेक्निकली दे वर वेरी साउंड, पर कुछ कॉलेज अच्छा नहीं था तो निकल गए. पर AI जो है उन सबको भी इंटरव्यू ले रहा है, तो 1 घंटे का जो एक्सपीरियंस है उससे वो पूरा रिजल्ट बता रहा है. तो जो फिल्टर्स लगाते थे जिससे लोग निकल जाते थे, तो कहीं ना कहीं HRs को हेल्प हो रही है इस चीज से. Maybe, yeah. We can actually see both the कहीं ना कहीं वो तो चीज है, दोनों चीजें हैं. So I think I asked you almost everything by now. I think एक चीज़ है जो मैंने नहीं पूछी है आपसे, which is I think also very important. So I should ask that as well. मतलब अभी का जो सिनेरियो चल रहा है ना कि इतने सारे लोग फायर हो रहे हैं, AI का इंटीग्रेशन हो रहा है हर जगह, लेस एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. बट इसके पहले भी जब AI was not into picture, then also we could see that Indian companies का जो culture है और जो बाहर के companies का जो culture है, that has a massive difference. Work ethics और culture, एक empathy Indian culture में है ही नहीं, Indian corporate culture में है ही नहीं, and जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा stress और politics add on रहता है हमेशा. Especially आप ये बड़े बड़े companies में ज़्यादा देखते हो. We have seen so many incidences, Deloitte में किसी ने suicide कर लिया, या और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी companies में, TCS का सुना था अभी रिसेंटली में, अभी विप्रो का था शायद, विप्रो का भी था. मतलब देयर सो मेनी MNCs. EY का तो अभी केस था ही, या EY का था वो. सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग, बट nothing, no change has happened. मतलब we have come into the world of AI now. सब कुछ इतना चेंज हो चुका है, बट दिस थिंग इज कॉन्स्टेंट इन इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर. एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, बट आई हैव न्यूमरस फ्रेंड्स, आई टॉक टू न्यूमरस पीपल. Everybody who has been into jobs previously or is right now doing some job deal with such politics or stressful office culture. Why do you think it's only happening in India? Why is Indian culture always like that? Yeah. Sad. उस पे close करेंगे. काफ़ी मतलब काफ़ी कल्चरल, इसमें बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. बिकॉज जो इंडियंस रहे हैं हमेशा, तो यहाँ पे एक इन्वायरमेंट या कल्चर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी रहा है कहीं ना कहीं, है ना. जैसे यहाँ पे कास्टिज्म रहा है, और जैसे पावर को लेकर के और इमेज को लेकर के ना बहुत ज़्यादा एक रेस्ट्रिक्शंस ही रही है. कंजर्वेटिव सोसाइटी रही है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी रही है, तो वही चलता आ रहा है. तो वही कहीं ना कहीं माइंडसेट भी रहता है, वही टाइप ऑफ डोमिनेशन या मैनिपुलेशन, और किसी को मतलब चीज़ें ना करा, फ्रीडम ना देना, या फिर ना सर पे रखना, या अपने हिसाब से चीज़ें करना, अपना ईगो सेटिस्फाई करना. तो ये सेट ऑफ टेंडेंसीज, सेट ऑफ बिहेवियर्स इंडियंस में कहीं ना कहीं ज़्यादा रहे हैं. एक तो ये रीज़न है. दूसरा रीज़न ये है कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई होती हैं, फॉर एग्जांपल हम 10 साल 15 साल हम सेम सेट ऑफ चीज़ों से हम हुए हैं, मतलब उस चीज़ से ना हमने सहा है. तो जब हमारे पास पावर आती है तो हम भी सोचते हैं हम क्यों पीछे रहे, मतलब नाउ वी आल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. तो वो भी एक सेकंड कल्चर है, सेकंड फैक्टर है, राइट. ऊपर से हर कोई कर रहा है, हम देख रहे हैं हर कोई इस तरह से डोमिनेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह से हो रही हैं. तो एक थोड़ा सा नॉर्मलाइज भी कर देते हैं इस चीज़ को, राइट. तो नॉर्मलाइज कर देते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है, नॉर्मल है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, चलो लेट्स प्रैक्टिस. तो इन सारे रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी है कि जो लोग हैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं. और इसी रीज़न की वजह से जो ज़्यादातर जो इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं, दे फेवर, अगर उनको चॉइस मिलती है तो दे फेवर फॉरेन मैनेजर्स कंपेयर फॉरेन कंपनीज. या फिर अगर कंपनी इंडियन भी है, लाइक मैनेजर्स, हाँ, मैनेजर्स बाहर के मतलब बेटर है, क्योंकि वहाँ पे
एक तो माइक्रो मैनेज बहुत कम होता है और थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस ज्यादा किया जाता है। ऑड आवर्स पे उनको कॉल नहीं किया जाता, या फिर जो मतलब ऑफ आवर्स वहाँ पे उनको कॉल नहीं किया जाता, वीकेंड्स पे भी कोई परेशान नहीं करता, और सब कुछ पहले से क्लियर होता है, कम्युनिकेशन भी क्लियर होता है। कुछ भी कि खुद देख लेना, अरे ये तो मुझे लगा तुम समझ गए होगे है ना। तो and the management has clarity also when you see they have clarity. बाहर के कंपनीज को अगर आप देखो तो उनको अपना विजन, उनको अपना स्ट्रैटेजी, उनको अपनी मतलब क्लैरिटी उनका एक फोरमोस्ट चीज है जो मैं देखती हूँ। आई हैव आल्सो वर्कड विद अ लॉट ऑफ कंपनीज। द बिगर कंपनीज आर द वर्स्ट इज व्हाट आई हैव सीन माय एक्सपीरियंस। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स ज्यादा होती है वहाँ पे। बट व्हेन वी से दैट इतना करप्शन इनसाइड, इतना पॉलिटिक्स है, इतना इंटरनल स्ट्रेस होता है ऑफिस में, डू यू रियली थिंक जेन ज़ी इज द न्यूअर जनरेशन इज गोइंग टू टेक दैट? जेन ज़ी लोगों ने, वैसे सही बताऊं तो हम लोगों का एक तरह से मतलब जो हम नहीं कर पाए, जो मिलेनियल्स नहीं कर पाए, वो लोग वो चीज अब कर पा रहे हैं। एंड दोनों एस्पेक्ट्स हैं, बट अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें इस चीज का तो हाँ, वो इस चीज पे आवाज उठा रहे हैं। दे आर मोर इनटू वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ एंड ऑल अदर इश्यूज व्हिच रिवॉल्व अराउंड इट। तो वो इस चीज पे अच्छे से बहुत ही असर्टिवली और बहुत ही करेजली इस चीज को कर पा रहे हैं और maybe this generation would change it because they will be more inclusive also of other people, because उनकी जो प्रायोरिटीज हैं कहीं ना बदल गई हैं, और दे वांट फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उन्हें। राइट। उनको अगर ऑफ जैसे 6 बजे अगर खत्म है तो लेट्स साइन ऑफ, that's work life balance that you require। हाँ, तो दे वांट वर्क लाइफ बैलेंस, तो वहाँ पे उनका बहुत क्लियर है, मतलब दे आर वेरी सॉर्टेड विद दिस। Do you think that जितना Gen Z एम्प्लॉइज होंगे उतना अच्छा वर्क कल्चर होगा? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे इंडियन टीम में भी अगर सारे यंगस्टर्स खिला दो, कोई भी सीनियर ना हो या कोई मिक्स डाइवर्सिफिकेशन ना हो, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्क्यूड तरीके से परफॉर्मेंस होती है। थोड़ा सा एक मिक्स ऑफ कल्चर रहना चाहिए, हालांकि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए। आपका भले ही एज गैप हो या माइंडसेट गैप हो, लेकिन आप दूसरे को समझ पा रहे हो, वो सेट ऑफ एम्पैथी या सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग that has to be there. हाँ, that has to be there. But हाँ, जितना कल्चरली डिवर्स लोग रहेंगे एक साथ और बहुत ही म्यूचुअली रिस्पेक्ट तरीके से रहेंगे, उतना ज्यादा बेटर होगा। बट कहाँ हो पाएगा वो? सैलरी जिनकी ज्यादा को बाहर कर दिया जा रहा है। काफी आइडियल सिचुएशन मैंने बताया है, बट स्टिल आई फील, हाँ, लेकिन अगर सिर्फ जेन ज़ी किसी के स्टार्टअप में है तो वो चीज़ आई डोंट थिंक सो वुड वर्क, मे बी इन रेयर केसेस, बिकॉज वहाँ पे कहीं ना कहीं तो जेन ज़ीज़ भले ही बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की और अपनी इश्यूज की, मेंटल हेल्थ की, बट कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी काफी में थोड़ा सा लैक करते हैं। You mean stability? स्टेबिलिटी है या मैच्योरिटी है, या फिर दे आर नॉट एबल टू फोरकास्ट और सी द होल पिक्चर या विजन, या फिर उनको उतना एक्सपीरियंस, उतनी समझ नहीं होती कि उस चीज़ के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या फिर अपने ही डुलुलु वर्ल्ड में रहते हैं कि अरे ये मैं कर दूंगा, ये हो जाएगा। मतलब उनको थोड़ा हर तरह से देखना होगा ना कि इंडिया का कल्चर कैसा है, अगर मार्केट कैसा है, कितने इमोशनली सेंटिमेंटल लोग हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो। राइट। फॉर एग्जांपल जैसे बैंगलोर में कितने जेन ज़ी स्टार्टअप्स खुल जाते हैं और अपने डुलुलु में रहते हैं और ऐसा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं जो कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है, वो खुद की प्रॉब्लम बनाते हैं खुद ही। But there are like exceptions. I would still say that Gen Z's generation is doing massively good compared to what we have. But जब that is a bigger difference. Yeah. Like when we started contemplating or thinking about कि what we have to do in our career, उस टाइम पे Gen Z लोगों ने बहुत कुछ कर रखा होता है. But also the environment that they got ना. Yeah. हमारे टाइम पहले था जॉब कर लो, ये कर लो, हमारा तो ट्रांजिशन पीरियड, हमने तो सब ट्रांजिशन देख लिया। मिलेनियल्स हैव सीन द एंटायर ट्रांजिशन। ग्रेजुएशन खत्म होती थी, देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि अब क्या करें, किस फील्ड में जाऊं। ना एवरीबॉडी इज अ स्टार्टअप ओनर। हाँ, कि गवर्नमेंट जॉब करूं या एमएनसी में जाऊं, स्टार्टअप करूं, कंटेंट क्रिएशन करूं। ग्रेजुएशन के बाद सोचते थे। राइट। और जेन ज़ीज़ लोग तो व्हेन दे आर इन लाइक स्कूल और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंटेंट, हाँ, दे स्टार्टेड कंटेंट या फिर दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन साइड प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। That's a massive change. One last question that I would ask and I would sum it up. एक तो इतना सारा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, ठीक है, एंड कंपनीज जितने हायर पोजीशन वाले लोगों को फायर कर रही हैं, तो डू यू थिंक द स्टार्टअप इज द न्यू कल्चर दैट्स हैपनिंग एंड सब लोग बस एंटरप्रेन्योरशिप में घुस जाएंगे? ये दिख रहा है आपको एक डायरेक्शन की मोस्ट ऑफ द पीपल विल, बिकॉज व्हाट विल द अदर पीपल डू हु आर फायर्ड एंड हैव ग्रेट सैलरीज, लाइक दे आर एट अ ह्यूज पैकेज एंड नाउ दे आर फायर्ड,
they can't join a startup, they can't go to MNCs. Actually maybe they can upskill themselves. हम लोग थोड़ा हंस रहे हैं बट इट्स एक्चुअली क्वाइट अ सीरियस इशू देखा जाए तो, क्योंकि जो 40 का जो एज पीरियड होता है, जो 40 का जो टाइम होता है, उस टाइम पे जैसे कि होता है कि 40x40 सिंड्रोम ऐसा कुछ फेमस है, राइट? तो उस टाइम पे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती बढ़ जाती हैं, है ना? उनके मतलब फैमिली है, बच्चे हैं, एंड EMI है, लोन ले रखा है, सब कुछ मैनेज करना है, एक जनरेशन अबव को भी मैनेज करना है, लोगों को भी मैनेज करना है, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और उस टाइम पे अगर कोई कंपनी हमको फायर करती है तो बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग और बहुत ही मतलब ख़राब ही एक तरह से सिचुएशन होती है। एंड उस केसेस में अब ऑब्वियसली रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कहीं ना कहीं कम तो हो जाती है, एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम फैमिली टू फैमिली और एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट। कुछ लोग कर लेते हैं, लाइक इफ दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड और स्ट्रॉन्ग दे हैव अ लॉट ऑफ सेविंग्स, तो हाँ दे कैन सिट फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर, दे कैन एक्सप्लोर, दे कैन ट्राई सम न्यू स्टार्टअप। बट काफ़ी सिनेरियोज में वो चीज़ अलाउ नहीं करती है, तो उनको कहीं ना कहीं उसी टाइम पे किसी और कंपनी में स्विच करना पड़ेगा, और वहाँ पे चैलेंजेस रहते हैं। तो आई थिंक कि ज़रूरी नहीं है कि सब स्टार्टअप्स में जाएंगे, बिकॉज इंडिया ऑब्वियसली बहुत ही वास्ट कंट्री है, हर तरह के लोग रह रहे हैं, तो हर तरह। तो अगर उनको सेम सैलरी वाइज नहीं मिल रहा कहीं और, देन डू यू एडवाइज देम टू टेक समथिंग लोअर देन दिस सैलरी? राइट, तो वहाँ पे आई विल नॉट एडवाइज के लोअर पे कर लो या जल्दी कर लो। ऑब्वियसली गिव सम टाइम, आप ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सेविंग्स तो आपने कर ही रखा होगा, हाँ, लेकिन हाँ आप ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, मतलब साल नहीं ले सकते, इवन 6 महीने भी नहीं ले सकते, बट या इन 2-3 months ट्राई टू अप्लाई टू एज मैनी कंपनीज एज पॉसिबल, और अपना ईगो को साइड में रख करके, क्योंकि 40 में ईगो भी आ जाता है कि मैं इतने सीनियर पे पहुंच गया, अब मैं इतने में कम में नहीं मानूंगा, या फिर कंपनी एक सेट स्टैंडर्ड होना चाहिए, शुड बी Tier 1 कंपनी और फांग कंपनी और प्रोडक्ट और ये वो फॉरेन बेस्ड। नहीं, थोड़ा सा वो लीनिएंट होना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा डायनामिक है। ट्राई टू लर्न समथिंग दैट कैन ऐड टू योर स्किल। हाँ, बिकॉज एक और चैलेंज जो सीनियर एम्प्लॉइज फेस करते हैं, कुछ तो हमने बता दिया ऑलरेडी, राइट, कि AI फ्रेंडली नहीं है इतना ज्यादा, या फिर एक ये है कि in most of the cases they have been working on the similar tools or projects for a very long time. 10 years or 15 years they're working on a specific tool, और वो टूल हो सकता है आज मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड में ही नहीं है, मे बी शायद वो कंपनी थोड़ा बहुत यूज़ कर रही होगी, बट ओवरऑल मार्केट में उस चीज़ की डिमांड नहीं है, राइट? तो अब वो जब अपनी कंपनी से बाहर निकल कहीं और अप्लाई करता है तो उसको तो कुछ आता ही नहीं, अगर बहुत ही टेक्निकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से देखें, राइट? तो इन दैट केस हाँ, जैसे एज यू सेड कि उनको थोड़ा अपस्किल तो करना पड़ेगा, हाँ, अपने ईगो साइड में रख के थोड़ा सा अपस्किल करना पड़ेगा, नए टूल सीखने पड़ेंगे। और तो इस और एक तो ये फैक्टर है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि पहले जो रिटायरमेंट एज होती थी वो 58-60 IT कंपनीज में, पर अब जिस तरह से फायरिंग हो रही है, अब जो रिटायरमेंट एज है वो काफ़ी कम हो गई है, लेट्स मे बी 50 या 40, मतलब बिकॉज फायरिंग हो रही है, लोग सैलरी हाइक नहीं हो रही है, और बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इस हिसाब से ही कहीं तैयार रहना है। That's why I was saying कि मतलब I think that the culture is shifting towards building your own brand, and but वही है कि आप अपना ब्रांड बिल्ड भी कर रहे हो तो हाँ, and obviously like see, if you are a smart employee and who has around 15-20 years of experience, so your money making skills, your income diversification, those type of skills are also much required and you need to be good in that. आपको सिर्फ एक जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रहना, आप अगर आपको 15 साल का टाइम मिला था तो आपको वहाँ पे बहुत कुछ डाइवर्सिफाई करना था, आपको और भी वेल्थ क्रिएशन में जाना था, है ना? आप कोई साइड बिजनेस आपको लॉन्च करना था, राइट? आपको कंटेंट क्रिएशन कर सकते थे, वो चीज़ आपको करनी चाहिए, साइड बिजनेस हो गया, या फिर आपने प्रॉपर्टी आपने परचेज किया, आप यू हैव इन्वेस्टेड इन सो मेनी अदर एसेट्स, तो वो चीज़ें भी आपको करनी है। इसके अलावा आपको स्टार्टअप वगैरह, तो इन चीज़ों में आपको दिमाग लगाना है। एंड आपको जैसे जब सीनियर एम्प्लॉयज हो जाते हो तो वहाँ पे जैसे बोला जाता है कि सिर्फ सैलरी कॉम्पोनेंट नहीं रहता, कहीं ना कहीं ESOPs या फिर जो इक्विटी है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको अपना डाइवर्सिफिकेशन करना है, ताकि आपका एक रेलेवेंस रहे, सेविंग्स रहे, इन्वेस्टमेंट रहे, और आप ले ऑफ भी हो जाते हो तो आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो, थोड़ा सर्वाइव कर सको। हाँ, सेविंग्स तो हाँ, इट्स वन ऑफ द वेरी क्रूशियल थिंग्स। एंड कंटेंट क्रिएशन हर किसी को करना चाहिए।
कंटेंट क्रिएशन, हाँ मुझे लगता है सबको करना चाहिए, चाहे लेवल हो सकता है, कोई छोटे लेवल पे कर रहे हो, बड़े लेवल पे कर रहे हो, But everybody should do it today. Everybody should do it, no matter what, in what field you are, whether you are student or whether you are an employee, business owner, housewife, कुछ भी हो आपको करना चाहिए कंटेंट क्रिएशन. अभी भी in 2025 you should. 2025 you should start, because रिजल्ट का पता नहीं आए ना आए, चले ना चले, क्योंकि बहुत लोग फेल हो जाते हैं. हाँ. ठीक है, Most of the people will fail. हाँ, पर इसमें आप बहुत कुछ सीख जाते हो, बहुत ज़्यादा स्किल्स आप इम्प्रूव You करते हो. learn about yourself also. You learn about yourself, you learn about so many aspects which you wouldn't even realize कि आपका वो चीज़, वो एंगल भी है. चाहे आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हो, है ना, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो आप सिर्फ कैमरे में खुद को रिकॉर्ड करने के बाद ही देख पाते हो. आप कितना फंबल कर रहे हो, कितना कॉन्फिडेंस है, आप अपनी Right. बातों को कैसे रख रहे हो, Yeah. आप किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, फिर आप अपने ऑडियंस को धीरे धीरे समझना सीखते हो. तो आपकी जो ह्यूमन साइकोलॉजी स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो रही बढ़ हैं. जाती है. Right. तो आप समझ रहे हो, एक ह्यूमन एम्पैथी आती है, और आप अच्छे से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप लोगों को बोर नहीं करते, है ना, आप लोगों को इरिटेट नहीं करते, कम्युनिकेशन बढ़ जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाती है, हाँ. आपकी नॉलेज बढ़ती है. तो ऑब्वियसली स्किल्स, आपकी सॉफ्ट स्किल्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं. और अगर हम हार्ड स्किल्स की बात करें तो वो भी, वीडियो एडिटिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो आप इम्प्रूव करते हो. उसकी तो डिमांड भी बहुत है ना, कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया बट कंटेंट क्रिएशन में नहीं चल पाए, पर स्किल्स इतनी सीख गए. Right. तो नाउ दे आर वर्किंग मे बी एज अ लाइक, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी. हाँ, स्ट्रेटजिस्ट रोल्स हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, तो दे आर वर्किंग एज अ स्ट्रेटजिस्ट रोल्स और मार्केटिंग रोल्स और PR रोल्स. राइट, सो इन दोस काइंड ऑफ रोल्स दे आर वर्किंग बिकॉज दे हैड अ गुड कमांड ओवर देयर लैंग्वेज, देयर स्ट्रेटजीज. हाँ, कंटेंट क्रिएशन नहीं चल पाया बिकॉज उसमें एक अलग सेट ऑफ चीजें हैं. उस कंटेंट क्रिएशन के बारे में कभी और आपसे एक और पॉडकास्ट कर लेंगे टू डीप डाउन एंड उसको ना डिकोड करने के लिए, क्योंकि बहुत लेयर्स हैं कंटेंट क्रिएशन में भी, बहुत स्ट्रेटजीज हैं, बहुत क्रिएटर कम्युनिटीज हैं जो अलग तरीके से कुछ क्रैक करती हैं और एक मार्केट उनका बना हुआ है. तो बहुत सारी चीजें उसमें. विल कीप दैट थॉट अवे राइट नाउ, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड यू आर अ वंडरफुल गेस्ट टू हैव. बहुत मजा आया आपसे बात करने में. इट डिडंट लुक लाइक, इट वाज लाइक अ वेरी फन कन्वर्सेशन दैट वी हैड. सेम हियर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. लाइक वी डीप डाइव इनटू लाइक लॉट ऑफ टॉपिक्स, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, करियर हो, AI हो, एंड काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमने शेयर करी, और आई थिंक ऑडियंस को भी पसंद आएगा, मजा आएगा. हाँ, I think it was quite insightful. But before you leave, at Svikruti Talks podcast, I always try to explore the human side, and as I told you before, so just one question I would ask you is, do Aditya Yadav know his purpose of life today? Like, do you really know like what's, मतलब ऐसे क्या आपको पता है कि हाँ this is something that I want to do in life, I have figured it out? और ऐसा अभी पूरा प्रॉपर फिगर आउट नहीं किया, लेकिन आई एम इन द स्टेज ऑफ फिगरिंग आउट. तो अभी चल रहा है वो चीज़, बिकॉज आई एम इन द स्टेज जहाँ पे मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नए नए आइडियाज़, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही नहीं, उसके अलावा भी, चाहे वो बिजनेस है या फिर और अदर मनी मेकिंग चीज़ें, फिर उसके अलावा हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो अपनी हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे बिजनेस हो, तो हर एक एस्पेक्ट में आई एम जस्ट फिगरिंग आउट और चीज़ें जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ. तो ऐसा कोई, हाँ, आई एम इन द प्रोसेस. ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस या स्ट्रॉन्ग विजन कि मुझे ये बनाना है या ये करना है, अभी ऐसा नहीं. आई विल वेरी ऑनेस्ट विद दैट. Obviously we are just here for the real and raw conversation. कोई अंदर से अभी तक कोई ऐसा स्टीव जॉब्स नहीं जागा. ठीक है. I asked one person on my podcast about what is the purpose of life, and he like there's nothing called purpose of life, Svikriti. हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है, बट सी आई बिलीव इन द पर्पस ऑफ लाइफ. मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में कुछ होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, तो पर्पस आ जाता है. दे स्टार्ट लिविंग फॉर समथिंग, राइट? तो But it's not necessarily to it's have not necessary कि everyone should have or everybody has. It's not necessary कहीं ना कहीं. But हाँ, maybe in the future I may have कुछ, maybe कुछ future में कुछ ऐसा मेरे साथ हो जिससे एक strong purpose आ जाए. तो it may happen. Okay, thank you so much. It was great talking to you. Same here.